अध्याय 341 दो सत्य और एक झूठ। समय स्थिर दुनिया, भ्रमों का पर्वत, प्रेतवाधित पठार। जब लियो को एहसास हुआ कि वो इस भूत से निपटे बिना इससे पार नहीं पा सकता, तो उसने अपने भाग्य के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और पूछा, ठीक है, मुझे बताओ, मैं कैसे साबित करूं कि मैं आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त योग्य हूं? तीन सिरों वाला प्रेत टस से मज नहीं हुआ। एक पल के लिए केवल हवा चली, जो समतल भूमि पर धीरे से बह रही थी, मानो किसी भूले हुए देवता की सांस हो। फिर सबसे बाईं ओर वाले सिर ने अंततः बोलना शुरू किया। उसकी आवाज शांत और मखमली थी। आप ये साबित करके पास हो सकते हैं कि आपका दिमाग जो दिखाया जाता है उससे कहीं अधिक देखता है। दाहिनी ओर से आवाज तुरंत तेज हो गई और भी कर्कश हो गई, जैसे धातु पर पत्थर रगड़ने की आवाज। धोखे को तलवार या कौशल से नहीं, बल्कि शांति और सूझबूझ से भेदा जा सकता है। और अंत में बीच वाला सिर आगे की ओर झुक गया। उसकी खून जैसी लाल आंखें थोड़ी और चमक उठी। हम बारी बारी से बोलेंगे, हम में से एक झूठ बोलता है, हम दोनों सच बोलते हैं। लगातार 3 बार धोखाधड़ी का पर्दाफाश करो और आगे का रास्ता खुल जाएगा। असफल हुए तो तुम्हें वापस लौटना पड़ेगा और पहाड़ के मुर्दे तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, इस बार जान से मारने के इरादे से। आखिरी पंक्ति सुनकर लियो ने भौहें चढ़ा ली। क्या पहाड़ उसका पीछा करके उसे मारने की कोशिश कर रहे थे? ये किसी भी तरह से अच्छा परिणाम नहीं लग रहा था। हालांकि उसके पास भूतों की शर्तों को स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। कुछ क्षण पहले जिस घने कोहरे में वह घुस गया था, वो अब उसे चारों ओर से घेरे हुए था, और उस बूढ़े भूत की निगाहों में कुछ ऐसा था जो उसे बता रहा था कि चाहे वो कहीं भी भागे, अंत में उसे उसी भूत के सामने आना होगा, जब तक कि वो उसे वह न दे दे जो वह चाहता है। वाह, तो 3 सिर वाला भूत चाहता है कि मैं 2 सच और एक झूठ का खेल खेलूं, और वो भी मेरी जान दांव पर लगाकर। लियो ने चारों ओर देखते हुए सोचा, और आखिरी बार यह पुष्टि करने की कोशिश की कि क्या वो इस स्थिति का सामना किए बिना भाग सकता है या नहीं। आह भरते हुए और सिर हिलाते हुए, जब उसे एहसास हुआ कि वो इससे यूं ही भाग नहीं सकता। ठीक है, चलो इसे खत्म करते हैं, उसने भूत की शर्तों और नियमों पर सहमति जताते हुए कहा, और तभी उसके चारों ओर की हवा घनी हो गई और उसके सामने मौजूद तीनों सिर एक साथ हंसने लगे। पहला दौर। खेल के पहले दौर में बाएं सिर वाले व्यक्ति ने पहले बोलना शुरू किया, और वह एक पुराने कहानीकार की लय में बोल रहा था। एक ऐसे शहर में जो अब बर्फ के नीचे दब चुका है, कभी वास्तुकारों की एक जाति रहती थी, जिन्होंने इस दुनिया के टूटने के बाद उल्टे टावर बनाए थे, यह मानते हुए कि स्वर्ग नीचे है और नरक ऊपर है। जब अंततः बाहरी लोग उनके शहर में पहुंचे, तो उन्होंने वास्तुकारों को विधर्मी और शैतान के उपासक कहा। हालांकि जब उन्होंने उन्हें दंडित करने के लिए उल्टे टावरों के अंदर उनका पीछा किया, तो जो लोग अंदर गए वे कभी बाहर नहीं आए। ऐसा कहा जाता है कि ये मीनारे परलोक का सीधा द्वार है, और इसमें प्रवेश करने वाली कोई भी आत्मा जीवित बाहर नहीं निकल सकती। बीच वाला व्यक्ति उसके पीछे आया। उसकी आवाज नर्म और उदास थी। इस संसार के विनाश के बाद एक महान राजा ने अपने राज्य की हर पुस्तक को फिर से लिखने का आदेश दिया, ताकि उसका नाम इस संसार के इतिहास में घटी हर विजय, हर चमत्कार, हर पवित्र ग्रंथ में अंकित हो। वो दुस्साहसी हो गया और पुराने देवताओं की चुप्पी का फायदा उठाकर खुद को नया भगवान घोषित कर दिया। हालांकि उसकी महत्वाकांक्षा के कारण मृत देवता जानरोक की आत्मा ने उसे दंडित किया, और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा को जबरन पुनर्लिखित कहानियों में बिखेर दिया गया। अब जो भी बच्चा निषिद्ध ग्रंथों को जोर से पढ़ता है, वो उसकी आवाज में बोलता है और 3 दिनों के लिए अपनी खुद की आवाज भूल जाता है, क्योंकि उसे गलत इतिहास न सीखने की याद दिलाने के लिए उसकी व्यथित आत्मा को बांधे रखने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर अंत में दाहिने सिर ने बात की। एक समय की बात है, एक आदमी था जो टूटी हुई दुनिया में एक दर्पण लेकर घूमता था, और उन लोगों को जो दूषित ऊर्जा के कारण खुद को खो चुके थे, उनके सच्चे स्वरूप को दिखाता था। अधिकांश लोगों ने देखने की गुहार लगाई, कुछ फूट फूट कर रोने लगे, जबकि अन्य ने गुस्से में आकर उस पर हमला कर दिया। हालांकि जब उसने दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब देखा, तभी जाकर वो बात पूरी तरह से समझ में आई। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, मैं तो शुरू से ही अस्तित्व में नहीं था। लियो उन्हें घूरता रहा, फिर उसने पलकें झपकाई, फिर कुछ देर और घूरता रहा। तीनों कहानियों में एक ही तरह की रहस्यमयता गूंज रही थी। वे सभी पौराणिक, काव्यात्मक और बेचैन करने वाली लग रही थीं। इस विकृत दुनिया में हर एक बात में इतना तर्क था कि वह व्यवहारिक लगे, और इतना निरर्थक भी था कि वह हर बात पर सवाल उठाने लगे। उसने उन कहानियों को अपने दिमाग में फिर से दोहराया, उनका विश्लेषण करने की कोशिश की। दृष्टिहीन वास्तुकार, प्रेतवाधित किताबें, एक दर्पण जो स्वयं को देखने पर चकनाचूर हो गया। लियो ने अपने सिर के एक तरफ खुजली की और झुंझलाहट भरी एक छोटी सी सांस छोड़ी। मैं इसे कैसे समझूं? ये सब मुझे एक समान रूप से बेकार लग रहे हैं।
वो मुड़ गया, फिर वापस मुड़ा, फिर भूत के चारों ओर थोड़ा चक्कर लगाया, ये देखने की कोशिश करते हुए कि क्या किसी का सिर पसीना बहा रहा है या फड़क रहा है या कुछ भी संदिग्ध हरकत कर रहा है। लेकिन उन्हें उनमें से किसी पर भी झूठ बोलने के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले। वे तीनों हमेशा की तरह आत्मसंतुष्ट और भावहीन दिख रहे थे, और वो जहां भी जाता वे उससे लगातार नजरें मिलाए रखते थे। धड़ाम अंततः लियो भूत के सामने पालथी मारकर बैठ गया और हैरानी से अपनी कनपटी रगड़ने लगा। यह कोई पहेली नहीं है, ये तो किसी बुखार के सपने जैसा लगता है। नींद में अनायास ही गढ़ा गया कुछ, लियो ने बुदबुदाते हुए कहा, और उसने उन सिरों से उन कहानियों के बारे में और जानकारी निकलवाने की कोशिश की जो उन्होंने अभी सुनाई थी, लेकिन सिर चुप रहे। चाहे लियो कितनी भी देर तक उनमें से किसी एक को घूरता रहे या उनसे बातचीत करने की कितनी भी कोशिश करे, प्रमुखों ने कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप तब तक इंतजार करते रहे जब तक लियो ने अपना अंतिम निर्णय नहीं ले लिया। धिक्कार है, ये तो बहुत मुश्किल है, लियो ने सोचा, क्योंकि एक तरफ तो वह अपने अंतर्मन पर भरोसा करके सीधे सीधे वह जवाब देना चाहता था जो उसे सबसे संदिग्ध लग रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से आज उसका अंतर्मन एक साथ 3 अलग अलग बातें कह रहा था। शायद उस दर्पण वाले आदमी की कहानी सच हो। ऐसी जगह पर जहां दूषित ऊर्जा आत्मा को विकृत कर देती है, एक ऐसा दर्पण जो आपके असली स्वरूप को दर्शाता है, मन को चकनाचूर करने के लिए काफी शक्तिशाली हो सकता है, और वह हिस्सा जहां उसने कुछ नहीं देखा। इससे कहानी झूठी नहीं हो जाती। इसका मतलब ये हो सकता है कि वह सचमुच खोखला था, एक बनावटी या भूत जो कभी सच में जीवित ही नहीं था। ये डरावना लगता है, लेकिन संभव है। राजा की कहानी अविश्वसनीय लगती है, लेकिन फिर भी ये दुनिया भी तो ऐसी ही है। पुराने देवताओं के मौन हो जाने के बाद शायद किसी ने इतिहास को मिटाने और फिर से लिखने की कोशिश की होगी ताकि वो खुद को दैवीय घोषित कर सके। उसकी आत्मा को उन ग्रंथों में बिखेर देना जिन्हें उसने अपवित्र किया था। ये सजा भी मनगढ़ंत नहीं लगती, यह एक तरह का न्याय है। और अगर वे शापित ग्रंथ अभी भी मौजूद हैं, तो शायद उन्हें पढ़ने से उसे फिर से बोलने की शक्ति मिल जाए, भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही। यह असंभव नहीं है, बस डरावना है। उल्टे टावर भी सच हो सकते हैं। अगर दुनिया के टूटने के बाद कोई अलग थलग सभ्यता पागल हो गई, तो शायद उनकी सोच भी उलट गई हो। नीचे की ओर इमारतें बनाना, उस ओर जहां उन्हें लगता था कि मोक्ष है, यह पागलपन जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। और अगर टावर किसी आध्यात्मिक लोक की ओर ले जाते हैं, तो शायद इसीलिए कोई कभी वापस नहीं लौटा। कहानी झूठी नहीं है, बल्कि इसलिए कि यह ठीक उसी तरह काम कर रही है जैसा होना चाहिए था। वो भौहें चढ़ाकर अपने गाल के अंदरूनी हिस्से को काटते हुए सचमुच अनिश्चित था। इस स्थिति में उसका सारा प्रशिक्षण, उसकी सारी सहज बुद्धि, उसकी सारी निर्मम गणनाएं व्यर्थ प्रतीत हुई, क्योंकि अंत में उसे ऐसा लगा कि उसे केवल एक साधारण अनुमान लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और इससे अधिक कुछ नहीं। उसे ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है या नहीं। क्या आज उसने यहाँ जो भी कहानियां सुनी, उनमें से कोई भी सच थी? या फिर अगर ये तीनों बातें झूठ थी और चाहे वो कुछ भी कहे, उसे हारना ही था? क्योंकि इसी वजह से उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे सचमुच एक मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं, क्योंकि यह ज्ञान की परीक्षा उनकी शुरुआती अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल निकली। अध्याय 342, एक अप्रत्याशित सफलता, समय स्थिर दुनिया, प्रेतवाधित पठार, पूछताछ का पहला दौर। लियो पैर मोड़े और माथे पर शिकन लिए बैठा रहा। उसके और उस प्रेत के बीच की चुप्पी हर गुजरते पल के साथ और गहरी होती जा रही थी, मानो उनके आसपास की हवा भी उसके फैसले की प्रतीक्षा में थम गई हो। उसने अपने मन में हर कहानी को बार बार दोहराया, उसमें कोई खामी, कोई चूक या कोई छिपा हुआ सुराग खोजने की कोशिश की जो उनकी पौराणिक लय के नीचे दबा हुआ हो। इस खंडित दुनिया में, जहां पागलपन अक्सर तर्क बन जाता है और विश्वास वास्तविकता को ही विकृत कर सकता है, वास्तुकारों की कहानी लगभग विश्वसनीय प्रतीत होती है। वो सचमुच यह मान सकता था कि इस दुनिया में कहीं न कहीं एक टूटी हुई जनजाति मौजूद थी जिसने सूर्य के गायब होने पर मोक्ष की तलाश में नीचे की ओर खुदाई करने की कोशिश की होगी। हालांकि शायद कहानी इतनी विश्वसनीय थी कि उसे ये संदेह हुआ कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं है। इसके विपरीत राजा की कहानी अहंकार, महत्वाकांक्षा और काव्यात्मक दंड से भरी हुई थी, और फिर भी इसमें कुछ ऐसा भी था जो समझ से परे था। उन्होंने जिन प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन किया, उनके अनुसार किसी भी प्राचीन राजा द्वारा ऐसा कुछ करने का कोई उल्लेख नहीं था। और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि ज़ारनोक अपनी शारीरिक देह खोने के बाद ऐसी स्थिति में था कि वो इस तरह के छोटे मोटे दंड दे सके। ये कहानी किसी बच्चों की किताब से निकली लोककथा जैसी लग रही थी, और लियो ये तय नहीं कर पा रहा था कि यह सच है या नहीं। और अंत में आने वाले आदमी की कहानी थी, खोखली और भयावह, आत्मचिंतन और विलोपन की बात करती हुई, फिर भी किसी तरह अन्य कहानियों के समान महत्व से रहित, मानो यह एक गढ़ी हुई झूठ हो जबकि अन्य 2 कहानियां वास्तविकता में निहित थीं। यह एकमात्र ऐसी कहानी थी जिसमें कहानी का मुख्य विषय अस्पष्ट रखा गया था,
मानो प्रेत बिना विशिष्ट हुए एक व्यापक दायरे को कवर करने की कोशिश कर रहा हो, ताकि उसका झूठ सच के रूप में पेश किया जा सके। और हालांकि अस्पष्ट होना झूठ बोलने का एक स्पष्ट संकेत था, लियो जानता था कि यह एक जाल भी हो सकता है। यही कारण था कि अंत में उसे तीसरे विकल्प को भी बंद करने में आत्मविश्वास महसूस नहीं हुआ। उसने धीरे से सांस छोड़ी, फिर धीमी आवाज में फुसफुसाया, ये या तो दूसरा है या तीसरा। मुझे पूरा यकीन है कि यह पहला नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, शब्द उसे असंतोषजनक लगे, क्योंकि उसका अंतर्मन दोनों में से किसी एक को चुनने से इनकार कर रहा था। और अपनी तमाम सहज प्रवृत्ति, गणनाओं और सीखी हुई सावधानी के बावजूद लियो एक अंधे अनुमान पर अपनी जान दांव पर लगाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। मैं यहाँ जुआ नहीं खेल सकता, उसने धीरे से सिर हिलाते हुए खुद से कहा। इस तरह नहीं, खासकर तब जब विफलता का मतलब मृतकों द्वारा पीछा किया जाना हो। और फिर बादलों से छनकर आती सूरज की किरण की तरह उसके भीतर एक स्मृति जागृत हो उठी। उसे बूढ़े ड्रैगन के साथ हुई अपनी हाल की बातचीत की याद आ गई, जिसमें उस बूढ़े जानवर ने एक बार कहा था कि अगर लियो कोडेक्स में महारत हासिल कर ले, तो वह सच्चाई और भ्रम के बीच अंतर कर पाएगा, वास्तविक और मनगढ़ंत के बीच अंतर कर पाएगा, न केवल वस्तुओं या लोगों में, बल्कि शायद कहानियों के ताने बाने में भी। लियो ने पलकें झपकाईं और अचानक उसे अप्रत्याशित स्पष्टता के साथ यह बात समझ में आ गई। ठीक है, उसने मन ही मन फुसफुसाया। उसके विचारों में एक शांत तीव्रता छा गई। कोडेक्स। अगर वो कहानियां सुनाते समय प्रेत से एक झूठे व्यक्ति की आभा को महसूस कर पाता, तो शायद वह अपनी जान जोखिम में डाले बिना आगे बढ़ने का रास्ता खोज पाता। हाँ, मेरे पास यही सबसे अच्छा मौका है, लियो ने धीरे से उठते हुए और एक बार फिर भूत का सामना करते हुए कहा, इस बार अनिश्चितता के साथ नहीं, बल्कि शांत दृढ़ संकल्प के साथ। क्या आप कृपया मेरे लिए कहानियां दोहरा सकते हैं? मुझे जो पहले से पता है उसकी पुष्टि करने के लिए मुझे उन्हें फिर से सुनने की जरूरत है, उसने दृढ़ स्वर में कहा, लेकिन उसका लहजा टकराव वाला नहीं था, बल्कि एक मांग से ज्यादा एक अनुरोध था। 3 सिरों वाले उस प्रेत ने विचित्र तालमेल के साथ अपनी खोपड़ियों को झुकाया, मानो उसकी विनती की दृष्टता से आनंदित हो रहा हो। फिर भी उसने कोई विरोध नहीं किया और एक बार फिर अपना विचित्र पाठ शुरू कर दिया। लेकिन लियो अब केवल अपने कानों से ही नहीं सुनता था। जब पहली बार उस प्रेत ने कहानी सुनाई थी, तब वह अपनी आंखों के पीछे एकत्रित माना शक्ति के साथ उसे देख रहा था। लेकिन इस बार उसने अपनी दृष्टि को धुंधला करने और केवल भूत के चारों ओर फैली धुंधली रूपरेखा पर ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश की, जिसे उसने उसकी आभा मान लिया था। पहले तो उसे कुछ खास दिखाई नहीं दिया, बस एक ही तरह के त्वचा के रंग की आभा मांस के भ्रम से परे धुंधली होती जा रही थी, क्योंकि उसका ध्यान केवल उस धुंधली सीमा पर केंद्रित था जहां प्रेत की रूपरेखा समाप्त होती थी और जहां उसकी आभा होनी चाहिए थी। पहले सिर ने फिर से बोलना शुरू किया, दबे हुए शहर के बारे में, उल्टे टावरों के बारे में, परलोक के द्वारों के बारे में। और जैसे ही लियो ने सुना, उसने प्रेत के आभा मंडल में तनाव की एक सूक्ष्म लहर देखी, जो शत्रुतापूर्ण या कपटी नहीं थी, बल्कि गर्व से विकृत थी, मानो वक्ता अपनी कहानी की विचित्रता में आनंद ले रहा हो। उसके शरीर के चारों ओर का आभा मंडल अंत तक अदृश्य रहा। हालांकि ठीक अंत में उसने काले रंग की एक हल्की सी झलक देखी, जो प्रकट होते ही गायब हो गई। इसके बाद दूसरा भाग आया, जिसमें उस राजा की कहानी सुनाई गई जिसने इतिहास को फिर से लिखा और एक भुला दिए गए देवता द्वारा दंडित किया गया। और यहाँ का माहौल एक बार फिर बदल गया, इस बार अधिक उदास, एक कड़वे दुख से भरा हुआ, जो पश्चाताप या स्मरण का संकेत देता था, मानो कहानी में वास्तविक महत्व का भार था। दूसरे प्रमुख की आभा भी उनके पूरे भाषण के दौरान अपरिवर्तित रही। हालांकि बिल्कुल अंत में ये भी काले रंग की एक हल्की सी चमक के साथ झिलमिला उठी। अंत में तीसरे सिर ने अपनी कहानी शुरू की, जिसमें उसने उस आदमी और उसके दर्पण के बारे में बात की, और लियो ने एक बार फिर अपनी निगाहें गड़ा दी और कहानी को अंत तक, ठीक उस अंतिम क्षण तक सुना जब कहानी समाप्त हुई और तीसरे सिर की आभा भी उससे पहले के 2 सिरों की तरह काली पड़ गई। ये क्या हो रहा है? लियो ने गुस्से में कहा। उसके चेहरे पर शिकन आ गई, क्योंकि उसे इस परिणाम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तीनों भूतों ने अपनी कहानियों के अंत में एक जैसी आभा बिखेरी, जिससे उसे अपने संदिग्धों की पहचान करने में बिल्कुल भी मदद नहीं मिली। हालांकि यह एक तरह से वरदान साबित हुआ। अपने शरीर की ओर देखते हुए लियो ने अपनी उंगली के किनारों पर ध्यान केंद्रित किया और मन ही मन बारी बारी से सच और झूठ बोलने लगा। मुझे अपने परिवार की बिल्कुल भी याद नहीं आती। मुझे आश्चर्य है कि क्या डंपी जीवित और ठीक है। मैंने कभी प्रोफेसर डेविड के पिछले हिस्से में छाता घुसाने के बारे में नहीं सोचा। मुझे मौत से डर लगता है। इस प्रयोग के पीछे उनका तर्क ये जांचना था कि झूठ बोलने पर और झूठ न बोलने पर उनकी आभा काली हो जाती है या नहीं। हालांकि उन्होंने अपने द्वारा बोले गए पहले 10 या 6 झूठों के लिए कोई परिणाम नहीं देखा, लेकिन जब उन्होंने अंत में 11वां झूठ बोला, तो उन्होंने अपनी उंगलियों के आसपास काले रंग की हल्की सी चमक उभरती हुई देखी। बस इतना ही।
क्या मैं आखिरकार सफल हो गया? लियो ने खुशी से सोचा। उसे हौसला मिला और उसने कुछ देर और उसी तरीके को जारी रखा, जब तक कि उसे हर बार झूठ बोलने पर अपनी उंगलियों पर काले रंग की एक हल्की सी चमक दिखाई देने लगी। शायद यही हो, लेकिन पुष्टि के लिए मुझे संहिता देखनी होगी। लियो ने यह निष्कर्ष निकाला और तुरंत अपने भंडारण कक्ष में हाथ डालकर सेवनफोल्ड रिवलेशन कोडेक्स निकाल लिया। अध्याय 343 सत्य को पहचानना, समय स्थिर दुनिया, प्रेतवाधित पठार, लियो का दृष्टिकोण। लियो ने बेतहाशा जल्दबाजी में सेवनफोल्ड रिवलेशन कोडेक्स खोला। उसकी उंगलियां परिचित चर्मपत्र पर फिसल रही थीं क्योंकि वह चुपचाप मार्गदर्शन की उम्मीद कर रहा था, पृष्ठ पर अंकित किसी संकेत या रहस्योद्घाटन की आशा कर रहा था। उसे राहत मिली जब कवर खुलते ही सुनहरी स्याही फैलने लगी, जो तरल लौ की तरह घूमती हुई दिखाई दी, मानो संहिता जीवंत हो उठी हो और अपना नवीनतम पाठ देने के लिए तैयार हो रही हो। आपने काला रंग देखा है, जो बेईमानी की प्रतिध्वनि है। यह न तो पाप का चिन्ह है, न ही दुष्टता का, बल्कि यह असंगति का प्रतीक है। जब आत्मा सत्य बोलती है तो आभा स्थिर रहती है। जब आत्मा किसी ऐसे झूठ को बोलती है जिसे वह स्वयं असत्य मानती है, तो आत्मा पीछे हट जाती है। ये प्रतिकर्षण, हालांकि शरीर के लिए अगोचर है, आभा के सबसे पतले किनारे पर दाग छोड़ता है। इसे न तो आत्मविश्वास से छिपाया जा सकता है और न ही बार बार दोहराने से दबाया जा सकता है। ये तभी प्रकट होता है जब वक्ता जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। ग्रेटर दैन, अनजान लोगों को बख्श दिया जाता है। ग्रेटर दैन, धोखेबाज नहीं है। काले रंग को देखना विखंडन का साक्षी बनना है, वो क्षण जब एक आत्मा अपनी ही आवाज के विरुद्ध काम उठती है। झूठ और झूठ बोलने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं, उनकी आत्माएं आमतौर पर सबसे काली होती है। जैसे ही अंतिम पंक्ति शानदार लिखावट में सामने आए, चमक धीरे धीरे मंद पड़ गई और सुनहरी स्याही फीकी पड़ गई, मानो कोई ज्वार अपनी गहराई में लौट रहा हो, और पांडुलिपि एक बार फिर मौन में डूब गई। पाठ पढ़ने के बाद लियो कई सेकंड तक हिला तक नहीं। उसकी आंखें अब खाली पड़े पन्ने पर टिकी रहीं, उसकी सांसें धीमी हो गईं और उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि काला आभामंडल दुनिया में किसी गलत बात का संकेत नहीं देता, बल्कि वक्ता में ही गलत बात का संकेत देता है, जब वे जो कहते हैं वो उनके द्वारा ज्ञात सत्य के विपरीत होता है। और फिर भी इससे चीजें और भी मुश्किल हो गईं। उसने तीनों मंजिलों के अंत में वही धुंधली काली रोशनी देखी थी। लेकिन अगर कोडेक्स सही था, और वो हमेशा से सही था, तो प्रेत के किसी भी सिर ने पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। जिसका मतलब था, क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं? लियो ने भौहें चढ़ाते हुए धीरे से कहा, लेकिन उनकी बातें इतनी विश्वसनीय लग रही थी कि पूरी तरह से झूठी होना असंभव था। वो फिर चुप हो गया। उसकी उंगलियां अन्य ढंग से कोडेक्स के कवर पर थपथपा रही थीं। और फिर अचानक उसे यह बात समझ में आई। अचानक से कोई अद्भुत विचार नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसने किसी सूक्ष्म बात को नजरअंदाज कर दिया था। हर कहानी ठोस, तार्किक और विश्वसनीय प्रतीत हुई, लेकिन क्या होगा अगर यही जाल हो? क्या होगा यदि प्रत्येक कहानी के पहले भाग सत्य हो, वास्तविक इतिहास, वास्तविक घटनाओं से बुने गए विवरण, लेकिन अंतिम पंक्तियों में झूठ छिपा हो? उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उन यादों को फिर से ताज़ा कर लिया। ग्रेटर दैन वास्तुकार बर्फ के नीचे दबे शहर में रहते थे। उन्होंने उल्टे टावर बनाए, यह मानते हुए कि स्वर्ग नीचे ही है। लेकिन फिर वो पंक्ति आती है कि ये मीनारे परलोक के द्वार हैं, जहां से कोई आत्मा वापस नहीं लौटती। तभी वक्ता की आभा अचानक काली पड़ गई, जिसका अर्थ था कि यह झूठ था। राजा की कहानी के लिए भी यही बात लागू होती है। उन्होंने सभी पुस्तकों को फिर से लिखा। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया, लेकिन फिर उसकी आत्मा बिखर गई और बच्चे उसकी आवाज में बोलने लगे। यही वो पंक्ति थी जहां वक्ता का आत्मविश्वास टूट गया, जिससे ये संकेत मिला कि यह झूठ था। और अंत में दर्पण वाला आदमी, वो लोगों को उनका असली रूप दिखाने के लिए एक दर्पण लेकर चलता था। उसने टूटे हुए लोगों को रुलाया या क्रोधित किया, लेकिन फिर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो कभी वास्तविक था ही नहीं। वो आखिरी पंक्ति भी झूठ थी। इसका मतलब ये है कि प्रमुखों द्वारा दिए गए तीनों बयानों में ठीक दो सत्य और एक झूठ शामिल था। लियो ने अपनी आंखें खोलीं। बस इतना ही, उसने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, यह पूरी तरह झूठ नहीं है, बस आंशिक झूठ है। हर कहानी का अंत एक ऐसे मोड़ के साथ होता है जो सच्चाई से अलग होता है। और जब सच्चाई सामने आती है, तो आत्मा कांप उठती है। और जब आत्मा पीछे हटती है, आभा काली हो जाती है। उसने भूत की ओर पलटकर देखा, इस बार भ्रम के भाव से नहीं, बल्कि उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था। क्योंकि अब उसे सच्चाई का पता चल गया था। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, उसने कहा। उसकी निगाहें प्रेत की खोपड़ी के बीचों बीच टिकी हुई थीं।
तीनों के सिर एक पूर्ण रहस्यमय तालमेल में घूमे, उनकी निगाहें उनके बीच के कोहरे को चीरती हुई तलवारों की तरह आगे बढ़ी। तो बोलो, नश्वर प्राणी, बाएं सिर ने कर्कश स्वर में कहा। कौन सी कहानी झूठी थी? बीच वाले ने पूछा। गलत का चुनाव करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, सही ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन लियो न तो झिझका और न ही उसने संकोच किया, अब और नहीं। ये तीनों कहानियां झूठ है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। उनकी आवाज ऊंची नहीं थी लेकिन इतनी तीखी थी कि सन्नाटे को चीर दे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वो प्रेत थोड़ा सा झुक गया, उसकी कई आंखों के गड्ढे सिकुड़ गए। आगे बोलो, बीच वाले सिर ने उत्सुकता से कहा। उसकी आवाज में रहस्य और चेतावनी दोनों का भाव था। लियो ने गहरी सांस ली। इनमें से प्रत्येक में दो सत्य निहित है, लेकिन प्रत्येक कहानी के अंत में एक झूठ होता है। उसने भूत की ओर इशारा किया। आपने कहा कि यह खेल दो सच और एक झूठ पर आधारित है, लेकिन आपने कभी यह नहीं समझाया कि इसका असल मतलब क्या है। और मेरा मानना है कि असली खेल तो आपके द्वारा सुनाई गई हर कहानी में छिपे दो सच और एक झूठ को पहचानना है। एक पल के लिए कोहरा और घना हो गया, मानो लियो के जूतों के चारों ओर लिपट गया हो, जैसे कि उसके फिसलने का इंतजार कर रहा हो, लेकिन वो डटा रहा। वास्तुकारों ने अपना शहर बर्फ के नीचे ही बनाया था। वे सचमुच नीचे स्वर्ग में विश्वास करते थे, लेकिन वे मीनारे परलोक के द्वार नहीं थी। ये झूठ था। राजा ने इतिहास को फिर से लिखा। उसने खुद को भगवान घोषित किया, लेकिन उसकी आत्मा बिखरी नहीं थी और बच्चे उसकी आवाज में नहीं बोलते। यही झूठ था। और वो दर्पण वाला आदमी, हाँ, उसने दूसरों को उनकी असलियत दिखाई। हाँ, उसकी वजह से वे टूट गए, लेकिन उसका अस्तित्व था। वो कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं था, वो झूठ था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हवा थम गई, कोहरा थम गया। ऐसा लगा मानो पठार जम गया हो, मानो दुनिया ने सांस लेना ही भूल गई हो। और फिर वो प्रेत हिलने लगा। उसके तीनों सिर अंदर की ओर मुड़े हुए थे, एक दूसरे के सामने, और आपस में घुलती हुई फुसफुसाहट कर रहे थे, जिससे लियो के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी फुसफुसाहट में गुस्सा नहीं था, केवल आश्चर्य था, और कुछ हद तक मनोरंजन भी। जब वे उसकी ओर मुड़े तो बीच वाला सिर थोड़ा सा आगे की ओर झुक गया। सही, उसने कहा। उसकी आवाज पहले से ज्यादा गहरी थी, जिसमें एक अजीब सी स्वीकृति झलक रही थी। हमें तुमसे इस पहेली को सुझाने की उम्मीद नहीं थी, हे मनुष्य, लेकिन तुम हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बुद्धिमान हो। अब तुम दूसरे प्रश्न का सामना करने के लिए तैयार हो। फैसला सुनाए जाने पर लियो के सीने में खामोश राहत की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने इसे जाहिर होने देने की हिम्मत नहीं की। उसने कोडेक्स की शिक्षाओं और सामान्य आंखों की सीमा से परे आभा को देखने की अपनी क्षमता पर सब कुछ दांव पर लगा दिया था, और यह कारगर साबित हुआ। फिर भी जीत का एहसास क्षणिक था, क्योंकि जैसे ही उस प्रेत ने अपनी पहली जीत को पहचाना, उसके चारों ओर का कोहरा फिर से हिलने लगा। तीनों सिर ऊपर उठे, उनकी आकृतियां अब उनके पीछे उमड़ते घने भूरे बादलों से मुश्किल से अलग पहचानी जा सकती थी, जब तक कि केवल उनकी धसी हुई आंखों के लाल अंगारे ही दिखाई देने लगे, जैसे राख में बहते कोयले। तुम्हारा दिमाग तेज है, बाएं सिर ने कहा। उसकी आवाज धुएं की तरह धीमी होती जा रही थी। लेकिन एक पहेली को सुझाने से आप दीक्षा प्राप्त करने के योग्य नहीं हो जाते, दाहिनी ओर वाले ने कहा। अब तुम्हें दूसरी पहेली का जवाब देना होगा, वरना तुम्हें वापस लौटना पड़ेगा और तुम्हारा पीछा किया जाएगा, बीच में बैठे व्यक्ति ने कहा, जैसे ही तीनों सिरों ने अगली पहेली सुनाना शुरू किया। अध्याय 344, बुद्धि की सच्ची परीक्षा। दूसरे दौर के नियमों को ध्यान से सुनो, हे नश्वर प्राणी, क्योंकि इस बार हम खुद को नहीं दोहराएंगे, मध्य सिर ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज धुंध में गूंजती हुई विचार की सीमा पर एक फुसफुसाहट की तरह लग रही थी। दूसरा प्रश्न तर्क की परीक्षा है, अंतर्दृष्टि की नहीं। केवल एक पहेली है, और केवल एक ही सही उत्तर है। कोहरा उस प्रेत के चारों ओर और भी कसता चला गया, जब तक कि उसका रूप पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। उसकी जगह केवल धूसर घूमता हुआ धुआं ही रह गया, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी गायब हो गई थीं। लियो को अब भूत की हल्की सी भी आकृति दिखाई नहीं दे रही थी, और इसलिए वो इस सवाल का जवाब पाने के लिए संहिता पर भरोसा नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था मानो भूत को उसकी चाल का पता चल गया था, और उसने अपने शरीर को घने कोहरे से पूरी तरह ढककर उसे दोबारा इसका इस्तेमाल करने से रोकने के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। एक भाड़े के सैनिक को 3 कुर्सियों वाले कक्ष में बिठाया जाता है। पहले स्थान पर एक राजा बैठा है जो उसे अपने शत्रुओं से सुरक्षा के बदले सोना भेंट करता है। दूसरे मामले में एक व्यापारी चुप रहने और गोपनीयता बनाए रखने के बदले में उससे दुगुनी राशि की पेशकश करता है। और अंत में तीसरे भाग में एक किसान है जो कुछ भी भेंट नहीं करता, बल्कि भय से रोता है और जीवित रहने के लिए देवताओं से प्रार्थना करता है। किले का दरवाजा तभी खुलता है जब भाड़े का सैनिक उन तीनों में से एक को मार देता है। हालांकि अगर वो किसी को नहीं मारता है तो वे चारों भूख से मर जाते हैं। वो बिना चुने नहीं जा सकता,
वो एक से अधिक को नहीं मार सकता, लेकिन वो जिसे भी मारेगा बाकी बचे 2 लोग बरी हो जाएंगे और लंबी जिंदगी जिएंगे। तो अगर वो तर्कसंगत और दयालु दोनों है तो वो किसे मारेगा? भूत ने पूछा, और उसके शब्दों के बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। लियो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। इस बार जवाब अवलोकन से नहीं मिलेगा और उसे समाधान तक पहुंचने के लिए केवल अपनी बुद्धि पर ही भरोसा करना होगा, क्योंकि अब धोखा देने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जैसे जैसे वो अपने दिमाग में पूरी तरह से छवि बनने देता गया, पहेली के शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंजते रहे। एक राजा, एक व्यापारी, एक किसान, एक व्यक्ति ने सुरक्षा के बदले सोना देने की पेशकश की, एक ने चुप रहने के बदले अधिक राशि की पेशकश की, जबकि आखिरी वाले ने कुछ नहीं कहा और बस डर से कांपता रहा। उनमें से केवल एक ही मर सकता था, बाकी 2 जीवित रहते, और भाड़े के सैनिक को, यदि वो समझदार और दयालु हृदय का होता, तो ये तय करना होता कि किसे मारना है। तर्कसंगत और दयालु हृदय वाला, लियो ने प्रत्येक विकल्प पर विचार करते हुए मन ही मन दोहराया। राजा एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने सुरक्षा के बदले सोना भेंट किया, संभवतः इस डर से कि उसके शत्रु उसकी हत्या कर देंगे। उसका जीवित रहना दुनिया में व्यवस्था बनाए रखने में सहायक रहा, और यह एक व्यापक भलाई के रूप में भी काम आ सकता था, क्योंकि जब किसी राजा की असमय मृत्यु हो जाती है तो आमतौर पर रक्तपात होता है। वो व्यापारी एक लालची व्यक्ति था जिसने राजा से अधिक सोना सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि चुप्पी और गोपनीयता के लिए पेश किया, एक ऐसा कृत्य जिसमें डर से ज्यादा अपराधबोध झलक रहा था। हालांकि व्यापारी जैसे ग्राहक ही भाड़े के सैनिकों के पेशे का मूल उद्देश्य थे, और ग्राहक भुगतान करने के बाद क्या करते हैं इसका निर्णय करना भाड़े के सैनिकों का काम नहीं था। अंततः किसान एक गरीब आदमी था जिसने कुछ भी भेंट नहीं की, अहंकार के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह रणनीति के कारण नहीं बल्कि घोर भय से रोया और देवताओं की ओर मुड़कर दया की भीख मांगी। जैसे जैसे लियो के दिमाग में परतें खुलती गईं, उसकी भौहें तन गईं। अगर भाड़े का सैनिक थोड़ा भी समझदार है तो वो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ही चुन लेगा। वही व्यापारी है, दुगुना सोना आसान है। अगर वो दयालु है तो शायद वो हत्या करने से पूरी तरह इनकार कर दे, लेकिन पहेली इसकी इजाजत नहीं देती। उसे चुनना ही होगा, कुछ न करना कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जो निर्दोषों की रक्षा करता है और भ्रष्टों को दंडित करता है और दुनिया को सबसे कम नुकसान पहुंचाता है? लियो ने इस सवाल पर काफी देर तक विचार किया और अंत में इस आधार पर जवाब देने का फैसला किया कि अगर वो खुद इस स्थिति में होता तो क्या करता। वो स्वयं एक हत्यारा था, और यद्यपि वो स्वयं को दयालु नहीं मानता था, फिर भी वो क्रूर या तर्कहीन नहीं था। इसलिए उन्होंने बस यही सोचा कि अगर उन्हें इस स्थिति में रखा जाता तो वे व्यक्तिगत रूप से क्या करते, और अंततः केवल 20 मिनट के छोटे से विचार के बाद एक उत्तर पर पहुंच गए। उन्होंने घोषणा की, मैंने अपना फैसला कर लिया है। तो बोलो, प्रेत ने धुएं और छाया से भरी भारी आवाज में जवाब दिया। लियो जरा भी नहीं हिचका। किराए का सैनिक किसान को मारता है, उसने दृढ़ स्वर में कहा, क्योंकि किसान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, न कोई मोलभाव करने की शक्ति, न कोई सामर्थ्य, यहां तक कि कोई समझौता भी नहीं। मैं जानता हूं कि भाड़े का सैनिक कैसे सोचता है। सोना बोलता है, डर नहीं। राजा सुरक्षा के लिए पैसे देता है, व्यापारी चुप रहने के लिए और भी ज्यादा पैसे देता है, लेकिन किसान, वो तो बस रोता है, और रोने से तलवार नहीं बनती। इस प्रश्न का उत्तर पेशे के नाम में ही निहित है, तलवारबाज। हम जो कुछ भी करते हैं पैसे के लिए करते हैं, और हमारा दयालु या क्रूर होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने आत्मविश्वास से घोषणा की, जिसके बाद सन्नाटा छा गया। सही, बीच वाले सिर ने अंततः कहा। उसकी आवाज समझ से परे थी, क्योंकि उसके चेहरे के चारों ओर छाया कोहरा आखिरकार छट गया और तीनों सिर एक बार फिर से दिखाई देने लगे। तुम्हें तीसरे प्रश्न का सामना करना होगा, बाएं सिर ने कहा, और बिना समय बर्बाद किए वे तुरंत तीसरे और अंतिम प्रश्न पर कूद पड़े, क्योंकि प्रेत का रूप लियो के सामने से पूरी तरह गायब हो गया, और उसकी आवाज लियो के आसपास कई कोनों से गूंजने लगी, मानो सैकड़ों लोग कोहरे के पार से उसे घेर रहे हों। हे मनुष्य, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह छल से उत्पन्न पहेली नहीं है, बल्कि पीड़ा से उत्पन्न पहेली है। एक समय 3 भाई थे। आवाज शुरू हुई, एक सुर में नहीं, बल्कि एक दूसरे पर चढ़ती हुई। 3 आवाजें एक ही सांस साझा कर रही थी, मानो किसी शोक गीत के सुरों की तरह एक दूसरे के ऊपर परत बना रही हो। 3 आत्माएं एक शरीर में बंधी हुई, गर्दन से नीचे तक जुड़ी हुई, ऐसे शरीर में फंसी हुई जिसे उन्होंने खुद नहीं चुना था। उनके पास 3 दिमाग थे, 3 सिर थे, 3 सपने थे, लेकिन केवल एक जीवन था। फेफड़ों का एक जोड़ा था, एक ही भाग्य था। उन्होंने साथ रहना, साथ खाना, साथ लड़ना तो सीख लिया, लेकिन साथ प्यार करना कभी नहीं सीखा। क्योंकि वहां एक स्त्री थी, एक दयालु महिला,
सौम्य, मजबूत और इतनी तेजस्वी कि उन तीनों को लगा कि वो उन्हें देख रही है, सचमुच देख रही है। और वो हम में से किसी एक से प्यार करती थी, लेकिन कौन सा? आवाज टूट गई, पूरी तरह से 3 अलग अलग स्वरों में विभाजित हो गई, जिनमें से प्रत्येक धुंध में एक अलग दिशा से गूंज रहा था, मानो भाई लियो के आसपास घूम रहे हों, अदृश्य होते हुए भी सर्वव्यापी। मैंने सबसे पहले उसकी मुस्कान देखी थी। बाईं ओर से शांत और उदास स्वर में आवाज आई। वो मेरे चुटकुलों पर हंसती थी, मेरी बातों पर गौर करती थी, और जब उसे लगता था कि कोई और नहीं देख रहा है, तो उसका हाथ मेरे हाथ को छू जाता था। वो मुझसे कहानियां सुनती थी, मेरे सपने सुनती थी, वो मुझे समझती थी। और जब उसकी माँ बीमार पड़ी, तो वो सांत्वना के लिए मेरे पास आई, दूसरों के पास नहीं। जब उसका दिल भारी होता था, तो वो मुझे ही ढूंढती थी। बीच वाली आवाज गहरी और स्थिर होकर बोली। वह अपना सिर मेरे कंधे के पास रखती, जब बाकी सब सो जाते थे तो धीरे से मुझसे बात करती। एक बार उसने हमारे हाथ में एक चिट्ठी थमा दी थी, लेकिन मैंने ही उसे सबसे पहले पढ़ा था, और उस पर मेरे नाम के हस्ताक्षर थे। कोई गलती नहीं, एक इकरारनामा। मैंने ही उसकी आत्मा को छुआ था। तीसरी आवाज कांपते हुए फुसफुसाई। मैंने उसके लिए चित्र बनाए थे। जब मैंने उसे समुद्र का चित्र दिया तो वह रो पड़ी, क्योंकि मुझे याद था कि उसने कभी समुद्र नहीं देखा था। उसने एक बार बकाइन के पेड़ के नीचे हमारे गाल चूमे थे, और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी त्वचा जल उठी हो। उसके बाद उसने कभी दूसरों को उस नजर से नहीं देखा। और फिर भी तीनों आवाजें धीमी और भारी होकर एक साथ बोली। जब उसका अंत आया, जब बुखार ने उसे जकड़ लिया और वो मरणासन अवस्था में थी, उसने हमें अपने करीब खींच लिया। उसने अपने दिल की सच्चाई फुसफुसाई। लेकिन हमें याद नहीं है, दुख ने उस पल को निगल लिया, और तब से हम यह मानते हुए संघर्ष कर रहे हैं कि यह हम में से प्रत्येक की गलती थी। लेकिन वो केवल एक ही था, और अब आपको हमें बताना होगा। अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया, एकदम तीखा और पूर्ण। फिर धीरे से सवाल आया, मृत्युशैया पर उसने अपने किस भाई से अपने प्रेम का इजहार किया था? अध्याय 345, पांचवी भावना, समय स्थिर दुनिया, प्रेतवाधित पठार, लियो का दृष्टिकोण। जब प्रेत ने तीसरी पहेली प्रस्तुत की, तो लियो ने उसकी आवाजों के पीछे छिपे दर्द को महसूस किया। यह निस्संदेह अब तक की सबसे जटिल पहेली थी जो उसने सुनी थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि यह विशेष रूप से हास्यपूर्ण थी, लेकिन क्योंकि यह गहराई से मानवीय था। ये तर्क, अनुमान या धारणा का सवाल नहीं था। ये दिलों को समझने का सवाल था। ये चुनने का सवाल था कि कौन सा प्यार सच्चा था, जबकि तीनों भाइयों ने समान रूप से इस बात पर यकीन किया था कि वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे वो प्यार करती थी। लियो ने अपनी आंखें बंद कर ली, चुप्पी को छाने दिया, और हर कहानी के साथ सहानुभूति जताने की कोशिश करते हुए तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। पहले भाई ने उसका प्यार इसलिए जीत लिया था क्योंकि वो उसके साथ सबसे ज्यादा हंसती थी, और क्योंकि जब उसकी माँ बीमार होती थी तो वह उसके पास आती थी। दूसरी ने जोर देकर कहा कि वह उससे प्यार करती है क्योंकि वह हमेशा भीड़ में उसे ढूंढती थी, अपने सबसे गहरे राज उससे साझा करती थी और उसकी गर्मजोशी और आराम का आनंद लेती थी। तीसरी लड़की को यकीन था कि वह वही है, क्योंकि उसने सिर्फ उसी को चूमा था और किसी और को नहीं, और क्योंकि उसने उसे उन आंखों से देखा था जो बाकी दोनों से अलग थीं। उन सबके पास जायज कारण थे, लेकिन प्यार, सच्चा प्यार, शायद ही कभी तर्क पर आधारित होता है। लियो के विचार उस बात की ओर चले गए जो एलेना ने उससे तब कही थी जब वो किशोर अवस्था में था। अगर आप कभी यह जानना चाहें कि कोई व्यक्ति किससे प्यार करता है, तो ध्यान से देखें कि वह अपने सबसे कमजोर क्षण में किसकी रक्षा करता है। यह एक ऐसी टिप्पणी थी जो उसने यूं ही कह दी थी, लेकिन यह टिप्पणी उसके मन में जीवन भर के लिए बस गई। माँ ने उस समय जो कहा था, वही प्यार की सबसे सच्ची कसौटी है। अगर एक कमरे में मेरे सबसे प्यारे लोग हों, और अचानक एक धमाका हो जाए जिससे सब पीछे की ओर गिर पड़े, तो ऊपर देखने के बाद सबसे पहले मेरी नजर किस पर पड़ेगी? वही होगी वो इंसान जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। लियो ने सोचा, और अनजाने में ही उसके विचार अमांडा की ओर मुड़ गए, जो उसके जीवन का प्यार थी। और इस बार उसने इसका विरोध नहीं किया। उसने दर्द को दबाया नहीं यादों को ठंडे व्यवहारिक रवैये की परतों के नीचे छुपाया। उसने उन्हें पूरी तरह से अपने ऊपर हावी होने दिया, कच्चे, बेकाबू, बिना किसी रोक टोक के, जैसे उसकी मुस्कान, उसकी आवाज और उनके द्वारा साझा किए गए हर चुराए हुए पल की छवियां उसकी आंखों के सामने खिल उठी। वो परिपूर्ण नहीं थी, वो हमेशा सबसे सुरुचिपूर्ण या व्यवहारिक भी नहीं थी, लेकिन वो जैसी थी वैसी ही थी, और लियो के लिए यही हमेशा काफी था। उसे याद था कि जब वह अपना खाना बहुत जल्दी खाता था तो वह उसका हाथ कैसे पकड़ लेती थी, उसे घूरकर कहती थी कि पहले मुंह में मौजूद सारा खाना खत्म करो, फिर दूसरा चम्मच भरती थी। उसे याद था कि कैसे वो एक कठिन दिन के बाद चुपचाप उसके साथ बैठ जाती थी, बिना कोई सवाल पूछे। कैसे वो अपने सपनों के बारे में बात करते समय चमक उठती थी, भले ही वो जानती हो कि वे शायद कभी पूरे न हों। वो उससे प्यार करता था,
इसलिए नहीं कि उसने उसे पूरा किया या उसे संपूर्णता का एहसास दिलाया, लेकिन क्योंकि उसके लिए उसकी खुशी अपनी खुशी से ज्यादा मायने रखती थी। क्योंकि अगर उसकी रक्षा करने का मतलब पूरे ब्रह्मांड के लिए एक राक्षस बनना था, तो वह ऐसा करने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। क्योंकि वह अपने दिल की गहराई में जानता था कि अगर बाकी सब लोग गिर रहे हो तो वो सबसे पहले उसी की तलाश करेगा। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था, भले ही वो उसे कभी भी पहले की तरह न देखे, भले ही वो उसे पूरी तरह से भूल गई हो, भले ही उससे प्यार करने से वो अंदर से टूट गया हो। और जैसे जैसे वे विचार एक अकाट्य, एक सत्य चीज में तब्दील होते गए, लियो अपने चारों ओर खिल रही रंगों की कोमल लहर को देखने में विफल रहा। एक कोमल गुलाबी आभा, गर्म, शांत और अविश्वसनीय रूप से शुद्ध, उसकी त्वचा से सर्दियों की हवा में एक सांस की तरह उठने लगी, जो हर धड़कन के साथ और भी अधिक चमकने लगी। ये क्रोध नहीं था, ये शोक नहीं था, ये प्रेम था, अपने सबसे कोमल रूप में। ऐसा प्रेम जो कुछ नहीं मांगता, ऐसा प्रेम जो बस विद्यमान था। लेकिन लियो इससे बेखबर रहा, आंखें बंद, दिल खुला हुआ, क्योंकि उसे एक बार फिर उस पहेली का वास्तविक भार महसूस होने लगा था। 3 भाई, 3 दिल, 1 महिला। पहले व्यक्ति ने जरूरत के समय में हंसी और वफादारी की बात कही थी। दूसरे व्यक्ति ने आराम और भावनात्मक घनिष्ठता की बात की थी। तीसरे व्यक्ति ने उपहारों और शारीरिक अंतरंगता की बात की थी। लेकिन किसी ने भी अपने नुकसान के बारे में बात नहीं की थी। सच्चा प्यार कोई प्रतियोगिता नहीं थी। सच्चा प्यार वह है जिसमें आप अपने प्रिय व्यक्ति के किसी और के साथ होने पर भी खुश रहते हैं। किसी को केवल अपने साथ देखकर खुश देखना सच्चा प्यार नहीं, बल्कि हद से ज्यादा आत्म प्रेम है। आप सभी, वो तुम सभी से प्यार करती थी, लेकिन तुममें से कोई भी उससे सच्चा प्यार नहीं करता था, लियो ने अंततः जवाब दिया, जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली और अपने सामने कोहरे में सीधे उस जगह को देखा जहां से वो प्रेत पहले गायब हुआ था। उसने आप तीनों के साथ दयालुता से व्यवहार किया, और आपको जो अच्छा लगे उसके आधार पर उसने अपना एक अलग पक्ष आपको दिखाया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने भी उससे प्यार किया होगा, क्योंकि अगर आप करते तो आप आपस में लड़कर यह साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते कि वो सिर्फ एक से प्यार करती थी। लेकिन मैं इस बात से ज्यादा खुश होता कि उसका दिल इतना बड़ा था कि वो तीनों से प्यार कर सके, लियो ने उदास स्वर में कहा, और उसकी आंखों में भी एक छोटा सा आंसू आ गया। ये जवाब उन्होंने अपने दिमाग से नहीं दिया, बल्कि अपने दिल से दिया, जो सच्चे प्यार की उनकी अपनी समझ और अमांदा के लिए उनकी भावनाओं पर आधारित था। यह ऐसा जवाब नहीं था जिस पर उन्हें विशेष रूप से भरोसा हो, विशेषकर बुद्धिमत्ता की परीक्षा में। हालांकि यह एक ऐसा जवाब था जिस पर उन्हें विश्वास था, क्योंकि यह सच्चे प्यार के बारे में उनकी अपनी समझ के अनुरूप था। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया, बस सन्नाटा, गहरा, कांपता हुआ सन्नाटा जो प्रेतवादित पठार पर कब्रों के मैदान पर ओस की तरह छाया हुआ था। फिर, बिना किसी चेतावनी के, आगे का कोहरा छट गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पीछे खींच लिया हो, और वो प्रेत फिर से प्रकट हुआ, धीरे धीरे नजर आने लगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उस प्रेत का रूप अब पहले की तरह लंबा और अभिमानी नहीं था, क्योंकि उसकी मुद्रा ही बदल गई थी। उसकी आंखें, 3 जुड़े हुए सिरों पर मंद रूप से चमकती हुई 3 जोड़ी आंखें, अब क्रोधित चमकते लाल रंग से नहीं जल रही थीं। इसके बजाय प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे की ओर सिर घुमाया, चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि शर्म से। उनकी कभी चमकीली लाल निगाहें फीकी पड़कर धुंधली भूरी हो गईं, क्योंकि लियो के आने के बाद पहली बार उनमें से कोई भी उसकी निगाहों से आंखें नहीं मिला पा रहा था। जैसे जैसे उनके चेहरे बदलने लगे, अपराधबोध से भरी उनकी आंखें धीरे धीरे जमीन पर झुक गईं। मुरझाई दाढ़ी और गहरी झुर्रियां मिटने लगीं। विकृत त्वचा, धुंधली आंखें और बुढ़ापे के निशान सूखे पेंट की तरह उतरते गए, मानो नीचे की कैनवास सतह दिखाई दे रही हो। और तभी, एक क्षण के लिए, लियो ने उस प्रेत को उसके असली रूप में देखा। 3 सुंदर युवक, शारीरिक बनावट में एक जैसे, लेकिन भावों में अद्वितीय। एक शरारती मुस्कान वाला, एक शांत और विचारशील निगाहों वाला, एक शर्मीली, मासूम सी मुस्कान वाला। और स्पष्टता के उस क्षण में, जो समय, पागलपन या शापित शक्ति से अछूता था, लियो ने अंततः न तो राक्षस देखे, न पहेलियां सुझाने वाले, न ही प्रेत, लेकिन पुरुष, टूटे हुए और पछतावे से ग्रस्त पुरुष। सबसे बाईं ओर वाले सिर ने सबसे पहले बात की, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, मानो वो ईमानदारी से बात करना याद कर रहा हो। तुम सही कह रहे हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हमने उससे सच्चा प्यार नहीं किया, उस तरह से नहीं जिस तरह से वो हकदार थी। बीच वाले व्यक्ति ने दर्द में होने की तरह अपनी आंखें बंद कर ली। इस दुनिया की शक्ति, इसने हमें विकृत कर दिया, हमारे विचारों को, हमारे दिलों को। इसने हमारी ईर्ष्या को बढ़ावा दिया, सदियों से हमारे दिमाग को बिखेर दिया, जब तक कि हम उसकी आवाज सुनना बंद नहीं कर पाए। केवल एक दूसरे पर लगाए गए आरोप ही सुनाई देते थे। और सबसे दाहिने सिर ने सत्य को समाप्त किया।
हमने उसकी हत्या की। उसके शब्द पत्थर की तरह गिरी, क्योंकि हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो हम में से किसी एक से ज्यादा प्यार करती है। यह एक ऐसा कृत्य है जिसका हमें बाकी सभी कृत्यों से कहीं अधिक अफसोस है। हम 3000 साल से भी ज्यादा समय से इस जगह से नहीं गए हैं। हम उसकी कब्र के पास पहरा देते रहे हैं, उसका चेहरा याद करने की कोशिश करते रहे हैं, अपने किए का प्रायश्चित करने की कोशिश करते रहे हैं, यह विश्वास करने की कोशिश करते रहे हैं कि शायद वो एक दिन कब्र के पार से हमें माफ कर दे। जैसे ही उसकी आवाज हवा में घुल गई, पठार खुद कांपने लगा, पहले धीरे धीरे, जैसे किसी मरते हुए शरीर में आखिरकार धड़कन लौट आती है। फिर उनके पैरों के नीचे का पत्थर चमक उठा, उसका धुंधला भूरा रंग बदलने और नया रूप लेने लगा। धुंध से ढकी जमीन में दरारें उभरने लगी और एक प्राचीन समाधि के पत्थर पर लिखे चमकदार शिलालेख दिखाई देने लगे। रूथ की स्मृति में, कोमल, ईमानदार, शाश्वत, तुम हमसे कहीं बेहतर इंसान हो। हे नश्वर, तुमने हमारा सम्मान अर्जित किया है और तुम्हें आगे बढ़ने का अधिकार है। इस बिंदु से आगे की आपकी यात्रा में कोई प्रेत आपको परेशान नहीं करेगा, केंद्रीय प्रमुख ने कहा। जैसे ही कोहरा पूरी तरह से छट गया, आगे का सीधा रास्ता और दूर स्थित एक महल की टूटी हुई रूपरेखा दिखाई देने लगी। समय स्थिर दुनिया, प्रेतवाधित पठार के पार, लियो का दृष्टिकोण। स्पेक्ट्रल पठार को पार करने के बाद ही लियो ने 5वें आभा रंग की खोज की पुष्टि करने के लिए कोडेक्स को फिर से खोला। उन्हें इतनी जल्दी जल्दी दो अलग अलग रंगों की आभा मिलने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि ज्ञान की यह परीक्षा वास्तव में उनके लिए एक अप्रत्याशित वरदान साबित हुई। चमकना जैसे ही उसने पांडुलिपि खोली, उसके खाली सफेद पन्नों पर सुनहरी स्याही चमक उठी, क्योंकि वास्तव में उस मैनुअल ने 5वें आभा रंग के उसके अवलोकन को स्वीकार कर लिया था। आपने प्यार के रंग, गुलाबी, को पहचान लिया है। प्रेम एक आकारहीन शक्ति है, लेकिन भारहीन नहीं, और इसकी आभा दाग नहीं छोड़ती, बल्कि बनी रहती है। प्रेम वो शक्ति प्रदान करता है जिससे कोई भी मनुष्य ऐसे बोझ उठा सकता है और ऐसे तूफानों को सहन कर सकता है जिन्हें कोई भी आत्मा सहन नहीं कर सकती। ये संकल्प को मजबूत करता है, ये क्रोध को शांत करता है, ये त्याग की भावना को जन्म देता है। सच्चा प्रेम करना असीम रूप से देना, अहंकार के बिना रक्षा करना और तब भी साथ रहना है जब सभी तर्क आपको छोड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन अंधा प्यार पवित्र नहीं होता, अंधा प्रेम व्यर्थ है। ये पुरुषों को अपने नैतिक मूल्यों से विश्वासघात करने, अपने उद्देश्य को त्यागने और दूसरे के प्रकाश की छाया में खुद को खो देने के लिए प्रेरित करता है। विवेक ही संतुलन है। अपने हृदय में प्रेम लिए अपने मार्ग से भटके बिना आगे बढ़ना ही जीवन की सच्ची परीक्षा है। क्योंकि प्रेम जितना पवित्र होता है उतना ही खतरनाक भी होता है। स्याही जितनी जल्दी दिखाई दी थी, उतनी ही जल्दी सूख भी गई। पृष्ठ स्थिर हो गया और लियो, अब पूरी हो चुकी पटकथा की सुनहरी चमक को निहारते हुए, एक लंबी, सुखद सांस छोड़ गया। कुल मिलाकर 5 हो गए। मैंने आखिरकार कोडेक्स के पहले स्तर को पूरा करने के लिए आवश्यक 7 रंगों में से 5 रंग ढूंढ लिए हैं, लियो ने खुशी से कहा, क्योंकि उसने आखिरकार इस मैनुअल के एक और पहलू को समझ लिया था। इस तकनीक में प्रगति धीमी और श्रमसाध्य थी, जब तक कि उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि जब उन्हें ज्ञानोदय हुआ, तो वे 2 घंटे के भीतर 2 रंगों को समझने में कामयाब हो गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नियमावली में चेतावनी दी गई थी कि केलेथ ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने इस तकनीक में महारत हासिल की है। अगर कोई बदकिस्मत है, तो वो एक ही अवस्था में सालों तक फंसा रह सकता है। हालांकि अगर उनकी समझ और किस्मत अच्छी हो, तो वे 1 महीने के भीतर एक चरण पूरा कर सकते हैं। लियो ने सिर हिलाते हुए बुदबुदाया और अपनी निगाहें टूटे हुए महल पर टिका दी, जो अब लगभग 2 पहाड़ों की दूरी पर दिखाई दे रहा था। यदि वास्तव में उसके रास्ते में कोई और बाधा नहीं थी, जैसा कि उस प्रेत ने संकेत दिया था, तो वो संभवतः 1 दिन में या अधिक से अधिक 1.5 दिन में प्रवेश द्वार तक पहुंच सकता था। हालांकि ये जानते हुए कि यह उनके मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा था और यह कि एक प्राचीन देवता की आत्मा उनके भीतर उनका इंतजार कर रही थी, लियो ने फैसला किया कि पूरी तरह से आराम करने और सतर्क होने के बाद ही आगे बढ़ना समझदारी होगी, क्योंकि यह कहना असंभव था कि वहां पहुंचने पर उसे किस तरह की भयावह परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तारांकन। इसी बीच ट्विन फैंग ग्रह पर गिल्डमास्टर का कार्यालय। डुप्रेवेल के कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय किसी के लकड़ी चबाने की लगातार आ रही आवाज के, क्योंकि डुप्रेवेल अपनी मानसिक संतुलन खोते हुए अपनी मेज पर रखी लकड़ी की पेंसिलें ऐसे चबा रहा था जैसे वे नाचते हों। एंटोनियो दरवाजे के पास खड़ा था, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। वह अपने पुराने दोस्त को दया और करुणा भरी निगाहों से लकड़ी खाते हुए देख रहा था, जबकि वह बच्चों और पागलों के लिए आरक्षित कोमलता से बात कर रहा था। सार्वभौमिक सरकार ने ग्रह जुपिटर पर हमला शुरू कर दिया है, उसने सावधानी से डुप्रेवेल को देखते हुए धीरे से कहा। उनका एक प्रमुख सैन्य उद्देश्य दानिल को वापस लाना है। उन्होंने इसे अपने युद्ध एजेंडा में शामिल किया है। डुप्रेवेल टस से मज नहीं हुआ।
वो उस मजबूत कुर्सी पर आगे की ओर झुका हुआ बैठा था जिसे एंटोनियो ने उसके मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद विशेष रूप से बनवाया था, और जिसे विशेष रूप से उसके लंबे नाखूनों के दबाव और उसके द्वारा छोड़े गए गहरे खरोंच के निशानों को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया था। वो किसी गुफारवासी की तरह दिखता था। उसके बाल बिखरे हुए थे, घनी बेतरतीब दाढ़ी थी, और उसके कंधे एक फटे पुराने लबादे से ढके हुए थे, मानो उसने सज्जनतापूर्ण व्यवहार का कोई भी निशान बहुत पहले ही त्याग दिया हो। केवल उसकी छाती का धीमा सधा हुआ ऊपर नीचे होना ही इस बात का संकेत था कि वो अभी भी जीवित है और अभी भी सुन रहा है। सांस अंदर ले एंटोनियो ने सावधानी से सांस ली और अपनी आवाज ऊंची न करने का ध्यान रखते हुए बोलना जारी रखा। पंथ का नवीनतम स्वर्ण श्रेणी का मिशन ये फैल रहा है। हमारे लगभग सभी ग्रैंडमास्टर स्तरीय ऑपरेटिव इसका पीछा करते हुए समय स्थिर दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, एंटोनियो ने हिचकिचाते हुए कहा और अपने वस्त्रों को ठीक किया। 6.5 अरब MP के भारी भरकम इनाम का वादा, इसने उनमें से सबसे अनुशासित लोगों को भी लापरवाह बना दिया है। डुप्रवेल की उंगलियां एक बार फड़क उठी। एंटोनियो आगे बढ़ता रहा। लेकिन इस व्यवधान के कारण हमारे उच्च श्रेणी और उच्च श्रेणी के मिशन प्रभावित हो रहे हैं। पिछले सप्ताह हमारी मिशन पूरा करने की दर लगभग 50% कम हो गई है। नागरिक ग्राहक निराश हो रहे हैं। ग्रहों से संबंधित अनुबंध समाप्त हो रहे हैं। फोरम शिकायतों से भरे पड़े हैं। वो कुछ देर रुका और अगले शब्दों के महत्व को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया। गिल्ड मास्टर, आकाशगंगा हमें अराजकता का घर कहने लगी है। मैं समझता हूं कि डानेल कितना महत्वपूर्ण है, सचमुच मैं समझता हूं, लेकिन इससे बेहतर कोई रास्ता जरूर होगा। उस शापित क्षेत्र में लगातार हमले करना, जिससे शायद ही कोई सकारात्मक परिणाम मिलेगा। यह एक व्यर्थ की खोज बन रही है और इससे मध्यम से दीर्घकालिक रूप से हमारे गिल्ड की नींव को नुकसान पहुंच सकता है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, अटूट, अनंत। फिर डुप्रवेल ने राहत की सांस ली। एक लंबी गहरी सांस। उसका सिर धीरे धीरे उठा, आंखें आधी झुकी हुई थी और उन पर उदासी छाई हुई थी। उसके चेहरे पर पड़ी रेखाएं महज झुर्रियां नहीं थीं, वे निशान थे। उस दुनिया के निशान जिसने उसके दिमाग के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उन्हें लौटाने से इनकार कर दिया था। वो एंटोनियो को ऐसे घूर रहा था जैसे धुएं के बीच से देख रहा हो। और फिर जंग से फटी हुई, लगभग अमानवीय सी आवाज में उसने गुर्राते हुए कहा, मिशन को मत रोको। उसके शब्द कमरे में धातु पर पंजे घिसटने की तरह गूंज रहे थे। डानेल, मेरा खून, मेरा बेटा, मेरा बेटा उन दुष्ट कमीनों के हाथों में नहीं रहना चाहिए। एंटोनियो ने अपने जबड़े भींच लिए, बिना हिले डुले। भले ही गिल जल जाए, डुप्रवेल ने बुदबुदाते हुए कहा। सीधे खड़े रहने के तनाव से उसके कंधे कांप रहे थे। भले ही ब्रह्मांड थूक दे, हम उसे वापस पालेंगे। उसने गुस्से में नहीं, बल्कि मानो खुद को वास्तविकता से जोड़ने के लिए अपना हाथ पटका। कैंसिल नहीं, पॉज नहीं, और भेजे अगर जरूरत हो तो। वो आगे की ओर झुका, उसकी आवाज धीमी होकर फुसफुसाहट में बदल गई, फिर भी उससे दीवारें कांप उठी। प्रतिष्ठा, नाम है, डानेल, खून है। और इसके साथ ही उसका सिर फिर से झुक गया, जैसे बोलने के प्रयास ने उसकी बची खुची सुसंगति को भी खत्म कर दिया हो। एंटोनियो ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना सिर झुकाया, मुड़ा और चला गया। समय स्थिर दुनिया में 4000 दिन बिता चुके व्यक्ति से बहस करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि सच्चाई ये थी कि उसका पूरा अस्तित्व वापस नहीं लौटा था। धड़ाम जैसे ही दफ्तर का दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, एंटोनियो ने आखिरकार गुस्से में दांत पीसते हुए पैर पटका, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि डुप्रवेल अपनी इस दयनीय हालत में भी उसके बेटे का पीछा करना नहीं छोड़ रहा था। हे भगवान डानेल, वो लड़का तो जन्म से ही इस गिल्ड के लिए अभिशाप था, और वो निश्चित रूप से हम सभी के विनाश का कारण बनेगा। एंटोनियो ने शाप देते हुए गलियारे में चलना शुरू किया। उसका लबादा एक मरते हुए झंडे की तरह उसके पीछे लहरा रहा था। उसके कदमों की गूंज उस घर में गूंज रही थी जो अब केवल हानि का प्रतीक प्रतीत होता था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि भीतर ही भीतर वो ये बात जानता था, ब्लैक सरपेंट्स इस संकट से बच नहीं पाएंगे। एक पागल व्यक्ति के नेतृत्व में तो बिल्कुल नहीं, और एक राजकुमार के लिए कैदी। इसी बीच ग्रह तिथिया पर चौथे एल्डर का निजी प्रशिक्षण प्रांगण। कुछ ही महीने पहले चौथे बुजुर्ग के निजी प्रशिक्षण प्रांगण में सुंदर पेड़ों और छोटी झाड़ियों से ढका एक शांत स्थान था जो प्रशिक्षण के दौरान मन को शांत रखता था। हालांकि एगॉन वेयर द्वारा यहां प्रशिक्षण शुरू करने के कुछ ही महीनों बाद घास का एक तिनका भी जीवित नहीं बचा था। वो अखाड़े के केंद्र में बिना कमीज पहने खड़ा था, उसकी बाहें बगल में ढीली पड़ी थी, उसकी सांसें स्थिर लेकिन गहरी थी, मानो उसका शरीर शांत हो गया हो लेकिन उसके खून में अभी भी उबाल आ रहा हो। उसने अभी अभी अपने सबसे शक्तिशाली हमलों में से एक को अंजाम दिया था और उसके आसपास की हवा अभी भी अवशिष्ट गर्मी से गर्म थी।
क्योंकि उसके चारों ओर जमीन से हल्की चिंगारियां अभी भी ऊपर की ओर उठ रही थीं, नाच रही थीं और उसके टखनों तक पहुंचने से पहले ही बुझ रही थीं। मेरे प्रभु, एक अकेला सेवक धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम हिचकिचाते हुए, मानो उसे यकीन न हो कि अपना संदेश देना इसके लिए टुकड़े टुकड़े होने का जोखिम उठाने लायक होगा या नहीं। उसने दोनों हाथों में एक स्क्रॉल को कसकर पकड़ रखा था, उसके वस्त्र पसीने से उसके शरीर से चिपक गए थे, जो गर्मी से नहीं बल्कि भय से उत्पन्न हुआ था। लॉर्ड वेयर, सेवक ने अपनी आवाज को संयमित रखने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, हालांकि उसकी आवाज थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी। चौथे एल्डर ने नए आदेश जारी किए हैं। वेर ने उसकी ओर नहीं देखा, तुरंत तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने आलस्यपूर्वक अपना सिर आंगन के दूर किनारे की ओर घुमाया, जहां प्रशिक्षण के पुराने स्तंभों में से एक दो टुकड़ों में टूट गया था और अभी तक उसकी सफाई नहीं की गई थी। कर्मचारी ने इसे आगे बढ़ने की अनुमति समझ लिया। उन्होंने शिष्टाचार प्रशिक्षक को नियुक्त किया है जो कल सुबह तड़के से आपके साथ शिष्टाचार का प्रशिक्षण शुरू करेंगे। उस व्यक्ति ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए और किसी भी अप्रत्याशित प्रहार के लिए खुद को तैयार करते हुए अपनी बात समाप्त की। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वेयर के होंठ हल्के से खुले और एक हल्की सी मुस्कान में बदल गए। यह उस तरह की मुस्कान नहीं थी जो सुकून देती हो, बल्कि उस तरह की मुस्कान थी जो आपके दिल को गलत कारणों से धड़कने पर मजबूर कर देती थी। शिष्टाचार सिखाने वाला प्रशिक्षक, उसने दोहराया, उसी आधी झुकी हुई, भावहीन निगाहों से धीरे धीरे परिचारक की ओर मुड़ते हुए, मुझे सिखाने के लिए कि ठीक से कैसे बैठना है, मुस्कुराना है और सूप पीना है। परिचारक ने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं कहा, और वही ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, और जैसे जैसे उसकी आवाज धीमी होती गई, वो दूरी कम करता गया। ध्यान से सुनो, उसने अपना सिर थोड़ा सा झुकाते हुए कहा, उसकी निगाहें पैनी थी और उसका स्वर शांत, लगभग मधुर था। अगर वो प्रशिक्षक इस आंगन में कदम रखता है, अगर वो मेरे साथ एक ही हवा में सांस लेने की भी हिम्मत करता है। उसका हाथ थोड़ा सा फड़फड़ाया, मानो वह उस ब्लेड को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो जो वहां था ही नहीं। मैं उसके पैरों को घुटनों से काट दूंगा, उसे शारीरिक मुद्रा के बारे में सिखाऊंगा और उसकी जबड़े की हड्डी को द्वार के ऊपर लटका दूंगा ताकि मुझे संवारने के लिए भेजा गया अगला मूर्ख दस्तक देने से पहले ही याद रख ले कि मैं कौन हूं। सेवक के हाथों से वह पांडुलिपि फिसल गई और बिना किसी आवाज के फर्श पर गिर गई। इसके तुरंत बाद वह घुटनों के बल गिर पड़ा, चेहरा पीला पड़ गया था, माथा काले पत्थर पर टिका हुआ था और वो बेतरतीब ढंग से माफी मांगने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह एक और कदम आगे बढ़ा पाता, एक और आवाज आंगन में सुनाई दी, दृढ़, थकी हुई और बिल्कुल हास्यहीन। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वे, चौथे बुजुर्ग ने कहा। दक्षिणी गलियारे से अंदर आते हुए उनकी परछाई आंगन में फैल गई, उनके वस्त्र हर धीमे कदम के साथ धूल उड़ाते जा रहे थे। तुम ठीक वही करोगे जो मैं तुमसे करने को कहूंगा, उसने आगे कहा। बिना रुके वो सीधे वेयर के पास चला गया और तब तक नहीं रुका जब तक कि वे आमने सामने नहीं आ गए। वेयर जरा भी नहीं हिचका, उसने नजरें नहीं हटाई। किस लिए? उसने चुनौती भरे लहजे में नहीं, बल्कि सचमुच उलझन में पूछा। मेरे तौर तरीके जैसे हैं वैसे ही ठीक है। मैं एक योद्धा हूं, याद है ना? तुम्हारे जैसे राजनेता नहीं। उसने अपनी बाहें मोड़ ली, उसकी आवाज में तिरस्कार का भाव भर आया और उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा ताकि मेरा व्यवहार तुम्हारे जैसे बूढ़े मूर्खों या आम जनता की इच्छाओं को पूरा कर सके, जो अभी भी अपने पिछले ड्रैगन नोआ की मृत्यु पर शोक मना रहे हैं। बुजुर्ग ने गहरी सांस छोड़ी, हालांकि उनकी आवाज में एक ऐसे व्यक्ति का भारीपन झलक रहा था जिसने बातचीत शुरू होने से पहले ही बहस करने की ऊर्जा खो दी थी। उसने बस अपना हाथ उठाया और उसे अपने माथे पर दबाया, अपनी भौहों के ऊपर धीरे धीरे गोलाकार मालिश करने लगा, मानो वह सिरदर्द को अपने सिर को फाड़ने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि धर्मी गुट ने जुक्टर पर समन्वित हमला कर दिया है। उसने अपने माथे पर उंगलियां फेरते हुए धीरे से बुदबुदाया। कुछ ही घंटे पहले उन्होंने दर्जनों जहाज भेजे थे जो हमारे मानाशील द्वारा नष्ट कर दिए गए, और मुझे आज शाम की चाय खत्म करने से पहले ही कई बैठकें करनी पड़ी है। उसने अपना हाथ नीचे किया और एक बार फिर वे पर अपनी निगाहें टिका दी। आज मेरा बहस करने का मूड नहीं है। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे बुजुर्ग व्यक्ति चले जाएंगे, लेकिन फिर उनका लहजा बदल गया और काफी गंभीर हो गया। अब तुम ड्रैगन की उपाधि के लिए अकेले उम्मीदवार नहीं हो, उसने सपाट स्वर में कहा, और वही का सिर अविश्वास से नहीं, बल्कि जिज्ञासा से एक तरफ झुक गया। क्या तुमने मुझे सुना? बड़े ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मानो ये परख रहे हो कि उनकी बात कितनी चुभेगी। तुम्हारे सामने प्रतिस्पर्धा है, और यह कोई मामूली प्रतिस्पर्धा नहीं है, एक असली प्रतिस्पर्धा है। वेर का जबड़ा कस गया, हालांकि उसके शरीर का बाकी हिस्सा स्थिर रहा। मुझे हंसाओ मत, उसने उपहास उड़ाते हुए कहा। मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं एगोन वेयर हूं। मैं अद्वितीय पैदा हुआ हूं।
तुम्हारा मुकाबला तो है ही, बुजुर्ग ने बेफिक्र होकर जोर देकर कहा। उसका नाम लियो स्काईशॉट है। और इसके साथ ही वही के हाव भाव में थोड़ा सा बदलाव आया, डर के कारण नहीं बल्कि पहचान के कारण। लियो स्काईशॉट, उसने नर्म आवाज में दोहराया। इस साल के सकिट्स का उभरता सितारा, नेक पक्ष का सुनहरा लड़का। बुजुर्ग ने एक बार सिर हिलाया। जाहिर तौर पर उसका पालन पोषण 12वें एल्डर द्वारा किया जा रहा है। वे कहते हैं कि वह हमेशा से ही पंथ के लिए एक अनमोल संपत्ति रहा है, और मैंने कुछ एल्डर्स को उसका नाम नूह के नाम के साथ फुसफुसाते हुए लेते सुना है। वेर ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, गुस्से में नहीं बल्कि विचार करते हुए, क्योंकि चौथे एल्डर और भी करीब आ गए। उनका चेहरा सख्त था। अब आप हमारे एकमात्र विकल्प नहीं हैं, और वे बुजुर्ग जो आपके अहंकार को इसलिए बर्दाश्त करते थे क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, अब वे इतने क्षमाशील नहीं होंगे। वो मुड़कर चलने लगा। हमें तुम्हारी हरकतों को सुधारना होगा वे, कम से कम ऊपरी तौर पर तो तुम्हें सभ्य बनाना होगा। आखिरी ड्रैगन नूह शहरों को जलाकर राख करते समय भी संयम और गरिमा बनाए रखता था। वो प्लेटफॉर्म के किनारे पर रुक गया। बुजुर्ग और आम लोग ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो उन्हें उनकी याद दिलाए, इसलिए आपको वे कक्षाएं लेनी होंगी। कोई सवाल नहीं, कोई इनकार नहीं। वेर ने पहले तो कुछ नहीं कहा। हवा आंगन में फुसफुसाहट की तरह बह रही थी, उसकी पतलून के किनारों को ऊपर उठा रही थी और अपने साथ राख और गर्मी की गंध ला रही थी। अंत में लंबे विराम के बाद उसने अपने गीले बालों में हाथ फेरा और एक गहरी सांस छोड़ी। अच्छा, उसने वो शब्द ऐसे कहा जैसे उसका स्वाद कड़वा हो। मैं प्रशिक्षक को आने दूंगा, उसे मुझे रेशमी वस्त्र में कठपुतली की तरह अभिनय करना सिखाने की कोशिश करने दो। उसने पहले फेंके गए ब्लेड को उठाया और अपनी उंगलियों के बीच एक बार घुमाया। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग मुझ पर शक करते हैं, उन्हें संदेश जरूर भेज देना। अब उसकी आवाज शांत थी, ठंडी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लियो स्काईशॉट ने कितने टूर्नामेंट जीते हैं। अगर आप उसे मेरे खिलाफ डेथ मैच में उतार दें, तो वो 5 चालों में भी टिक नहीं पाएगा। समय स्थिर दुनिया, कैसल ब्रावो की परिधि, लियो के दृष्टिकोण से। लियो ने कभी भी उस दबाव का अनुभव नहीं किया था जो एक देवता की आत्मा अपने परिवेश पर डालती है, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि वो कैसल ब्रावो की काली दीवारों के पास नहीं पहुंचने लगा और पहली बार महसूस किया कि दुनिया ही उसकी उपस्थिति को अस्वीकार करने लगी है। ये धीरे धीरे शुरू हुआ, जैसे कोई बदलता हुआ भार उसकी त्वचा पर दबाव डाल रहा हो, लेकिन जैसे जैसे वह महल के चारों ओर फैले दूषित क्षेत्र में गहराई तक जाता गया, हवा और अधिक घनी होती गई, हर सांस के साथ भारी होती गई, मानो उसके फेफड़ों में जाने वाली हर सांस उसके रक्त प्रवाह तक पहुंचने से पहले तरल पत्थर से छन रही हो। ये सचमुच घुटन भरा है, लियो ने सोचा। जैसे ही उसने अपनी गति धीमी की, उसकी आंखें खामोश सावधानी से सिकुड़ गईं। क्योंकि जैसे जैसे वो कैसल ब्रावो के करीब पहुंचता गया, उसे यह एहसास होता गया कि सांस लेना अब एक सहज प्रतिक्रिया नहीं रही, बल्कि एक बोझ बन गया है जिसे बनाए रखने के लिए उसके दिमाग को सचेत प्रयास करना पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता था मानो मृत्यु में भी, यहाँ तक कि गहरी नींद में भी, ज़ारनोक की आत्मा ने इतना गहरा और पूर्ण दबाव डाला कि उसके घुटने विशुद्ध जैविक विद्रोह से कांपने लगे। एक बार फिर उसे इस बात का एहसास हुआ कि इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणियों की तुलना में वो कितना छोटा और महत्वहीन है, जब उसने महसूस किया कि महल के दमनकारी वातावरण के नीचे चलने के प्रयास मात्र से ही उसका शरीर सिर से पैर तक पसीने से भीग गया है। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर कुछ बदल गया। इतनी ऊंचाई पर मौजूद हवा, जो अब तक लगातार साथ देती आ रही थी, अचानक गायब हो गई, मानो उस बिंदु से परे की दुनिया में गति के लिए कोई जगह ही न हो। उसकी जगह एक ऐसी खामोशी छा गई जो स्वाभाविक नहीं लग रही थी, जो स्थिर नहीं हो रही थी, बल्कि मंडरा रही थी, उसके कानों पर, उसके विचारों पर, उसके संतुलन की भावना पर दबाव डाल रही थी। और उसी क्षण वो अचानक चलना बंद कर दिया। वो इसलिए नहीं रुका क्योंकि उसने कुछ हिलता हुआ देखा, नहीं इसलिए कि उसे किसी जाल का आभास हुआ, लेकिन क्योंकि उसके अस्तित्व का हर कण, वे सहज प्रवृत्तियां जिन्होंने उसे जीवन भर रक्तपात, जहर, विश्वासघात और लड़ाइयों से पार कराया था, अब उसे एक ही बात बता रही थी। उस दीवार को पार करके कैसल ब्रावो में प्रवेश करो और तुम्हारी मौत हो जाएगी। कैसल ब्रावो खंडहर नहीं था, ये पत्थर पर उकेरी गई एक चेतावनी थी, और ये तथ्य कि यह अभी भी अछूता खड़ा था, एक दूषित परिदृश्य से घिरे होने के बावजूद जिसने दृष्टि के बाकी हिस्सों को निगल लिया था, केवल इस बात को और अधिक साबित करता है। किले को घेरने वाली दीवार कम से कम 60 फीट ऊंची थी, जो एक गहरे, शिराओं से युक्त खनिज से बनी थी जो दुनिया के रंगहीन धूसर आकाश के नीचे मंद रूप से स्पंदित होती थी। इसके केंद्र में एक विशालकाय द्वार था, इतना ऊंचा कि एक दानव बिना झुके उससे गुजर सकता था। फिर भी वो 2 विशाल जंजीरों से बंद था, और उस पर एक चेतावनी चिन्ह लगा था जिसका अनुवाद इस प्रकार था: खतरा, इसे न खोलें। लियो प्रवेश द्वार से लगभग 30 मीटर की दूरी पर खड़ा था,
सिर से पैर तक पसीने से तरबतर था। आदत के अनुसार उसका एक हाथ अपनी कटार की मूठ के पास टिका हुआ था, क्योंकि उसने खतरे का संकेत देखा और तुरंत कोई भी जल्दबाजी वाला निर्णय न लेने का फैसला किया। नहीं, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया, शब्द को दांतों के बीच से सावधानी भरी सांस की तरह निकलने दिया, और आगे बढ़ने के बजाय वह पीछे हट गया, फिर पीछे हट गया, और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराता रहा जब तक कि वो प्रवेश द्वार से लगभग 100 मीटर दूर नहीं चला गया। अभी उसके लिए किले पर धावा बोलने का कोई कारण नहीं था। कुछ मोटे अनुमानों के बाद और कप्तान के साथ अपनी संक्षिप्त बातचीत के आधार पर उन्हें पता था कि अगली आपातकालीन निकासी उड़ान लगभग 42 दिनों तक नहीं आने वाली थी। इसका मतलब ये था कि उसके पास अपनी डकैती की सावधानीपूर्वक योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए काफी समय था, बिना किसी भी चीज में जल्दबाजी किए। रोडोवा मिलिट्री अकादमी, गुप्त हत्या और योजना बनाने की कक्षा, जीवित रहने का पहला नियम। बिना उचित टोही और जानकारी के कभी भी किसी खतरनाक मिशन क्षेत्र में प्रवेश न करें। लियो ने अपने आप से बुदबुदाया, क्योंकि उसे अपने रोडोवा के प्रोफेसरों की शिक्षाएं याद आ रही थीं, और वह एक ऐसे सुविधाजनक स्थान की तलाश करने लगा जहां से वह प्रवेश का जोखिम उठाए बिना कैसल ब्रावो के अंदरूनी हिस्सों की टोही कर सके। यह आसान नहीं था। हालांकि महल के चारों ओर फैले मृत क्षेत्र की परिधि को पार करने के बाद, जहां कोई पेड़ नहीं उगता था, उसे एक विशेष रूप से लंबा पुराना ब्लैकवुड का पेड़ मिला जिसकी शाखाएं इतनी चौड़ी और मोटी थी कि उसका वजन सहन कर सके। फिर उसने बड़ी आसानी से उस पेड़ पर चढ़कर जमीन से लगभग 70 फीट ऊपर एक जगह चुन ली, जहां से वो महल की दीवार के पार और अंदर के आंगन के अधिकांश हिस्से को देख सकता था। वहां पहुंचने के बाद उसने एक अस्थायी चबूतरा बनाना शुरू कर दिया और अगले कुछ घंटों के लिए उस जगह को अपना टोही शिविर बना लिया। उसने ऐसा करने के लिए शाखाओं के चारों ओर कुछ रस्सियां बांधकर एक चबूतरा बनाया और फिर उस पर लेट गया। इसके बाद उसने अपनी स्टोरेज रिंग से दूरबीन निकाली और सामने स्थित परित्यक्त महल के हर इंच का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। अंदर उसने जो देखा वो लगभग वैसा ही था जैसा उसने एक परित्यक्त किले से उम्मीद की थी। कोई संचलन नहीं, कोई पहरेदार नहीं, टूटी हुई टाइलों, खंडित मेहराबों और फीके पड़ चुके बैनरों से भरा एक शांत आंगन जो मानो बहुत पुराने समय का लग रहा था। वो जगह खाली और हानिरहित लग रही थी, लेकिन लियो को अपनी आंखों से ज्यादा अपनी अंतरात्मा पर भरोसा था, और चूंकि उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि वहां दिखने से कहीं ज्यादा खतरा है, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक इंतजार किया और बिना हिले डुले महल का निरीक्षण करता रहा। कैसल ब्रावो सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह एक संपूर्ण परिसर था जिसे अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय किला उस स्थान के केंद्र पर हावी था। वो इमारत बाकी इमारतों से ऊंची, शायद 5 मंजिला, बाहरी दीवारों की तुलना में एक गहरे रंग के खनिज से बनी थी, लगभग ओब्सीडियन जैसी, जिसकी सतह पर अनगिनत प्रतीक खुदे हुए थे, एक ऐसी लिपि में जो दूषित माना के साथ हल्की हल्की स्पंदित हो रही थी। जरूर यही ज़ानोक की आत्मा कैद होगी, लियो ने सोचा। इमारत के दबाव के कारण दूरबीन को स्थिर रखना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो थोड़ा हिल गया जब भी वो उस पर लिखे शिलालेखों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता। ऐसा लग रहा था मानो उसका मन सीधे उस इमारत को देखने के विचार को अस्वीकार कर रहा हो, क्योंकि जैसे ही उसकी निगाह उस इमारत पर कुछ देर तक टिकती, उसकी कनपटी में दर्द होने लगता और उसके विचार बिखरने लगते, मानो कोई अदृश्य शक्ति चुपचाप उसकी चेतना के किनारों को खरोंच रही हो। इसलिए इसके बजाय उसने दूसरी ओर देखा और अपनी दृष्टि को आंगन के दोनों ओर स्थित सहायक संरचनाओं की ओर झुका लिया, जिनमें से 5 थे। सबसे बड़ी इमारत पूर्वी हिस्से में स्थित थी। इसके चौड़े मेहराब और खंडहर हो चुके टावर ये संकेत देते हैं कि यह कभी बैरक या प्रशिक्षण कक्ष के रूप में काम करती रही होगी। समय उस इमारत के प्रति दयालु नहीं रहा था, क्योंकि उसकी आधी छत अंदर की ओर ढह गई थी और दूषित माना शिराओं की मोटी लताएं उसकी दीवारों से ऐसे लिपटी हुई थी जैसे पुराने मांस में नसें लिपटी हों। अंदर कुछ भी नहीं हिल रहा था, लेकिन लियो को पता चल गया था कि यह सुरक्षित नहीं था, क्योंकि वो अपने भीतर एक शक्तिशाली आभा का एहसास कर सकता था। उत्तर दिशा में 2 संकरी इमारतें थीं, जो सममित और ऊंची थीं, लगभग पहरेदार मीनारों जैसी, हालांकि उनकी चोटियों पर कोई रोशनी या संकेत देने वाली आग नहीं जल रही थी। वे निष्क्रिय प्रतीत हो रहे थे, मृत खोखले शरीर जो 3000 वर्षों से न आए किसी आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हों। लेकिन पश्चिम में कंकालनुमा पेड़ों की एक कतार के पीछे छिपी हुई सबसे छोटी इमारत ने लियो का ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित किया। एक छोटी वर्गाकार संरचना, कोई टावर नहीं, कोई प्राचीर नहीं, बस मोटी जादुई अक्षरों वाली परत और एक पत्थर का चबूतरा जो रैंप की तरह बाहर की ओर फैला हुआ है। यही तो होना चाहिए, यही टेलीपोर्टेशन गेट है, लियो ने सोचा, क्योंकि उसने उस संरचना को पहले आरेखों में देखा था। माना कंड्यूइट्स के लिए 4 स्तंभ स्लॉट, एक केंद्रीय डायल जो वर्तमान में धूल में आधा दबा हुआ है,
और एक ढह चुका क्रिस्टलीय चाप जो टूटी हुई पसली की तरह बगल में निकला हुआ था। उसने जूम करके पत्थर के आधार पर बने निशानों को समझने की कोशिश की। इस दूरी से आधे प्रतीक चिन्ह पढ़े नहीं जा सकते थे, लेकिन दिशा स्पष्ट थी। यह एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल था। सांस लियो थोड़ा पीछे झुक गया और सांस छोड़ते हुए दूरबीन को दूर हटा लिया। 42 दिन, वो खिड़की थी। उस गेट को ठीक करने, डकैती की योजना बनाने और उसे पूरी तरह से अंजाम देने के लिए 42 दिन का समय था, इससे पहले कि अगला बचाव विमान अपने निर्धारित समय पर पहुंचे। समय ठहरी हुई दुनिया, कैसल ब्रावो को देखने वाला वृक्ष स्थल, लियो का दृष्टिकोण। अगले 2 दिनों में लियो ने महल की दीवारों के भीतर 2 विचित्र घटनाओं को घटित होते देखा, क्योंकि वह किसी भी असामान्य गतिविधि के लिए अपने अस्थायी ठिकाने से प्राचीन महल की लगातार निगरानी कर रहा था। पहले दिन किले का निरीक्षण शुरू करने के कुछ घंटों बाद उसने पहली बार उसके अंदर हलचल देखी। आसमान में हल्की सी रोशनी होने लगी थी, जिसके आधार पर यह स्पष्ट था कि भोर का समय था। तभी केंद्रीय किले के बीचों बीच से एक प्रेत प्रकट हुआ, जो निर्मल सफेद वस्त्रों में लिपटा हुआ था। उस प्रेत के वस्त्र का किनारा बिना किसी प्रतिरोध के फर्श पर घिसट रहा था, मानो गुरुत्वाकर्षण भी उस प्राणी के वस्त्र को खींचने की हिम्मत न कर रहा हो, क्योंकि वह महल में धीरे धीरे लेकिन लक्ष्यहीन रूप से नहीं आगे बढ़ रहा था। एक हाथ में उसने एक लंबी चांदी की अगरबत्ती पकड़ रखी थी, जो जली नहीं थी, फिर भी किसी तरह अपने पीछे पारदर्शी नीले धुएं की एक लकीर छोड़ रही थी, जो आंगन में गर्म कोयलों से उठती भाप की तरह घूम रही थी। इसकी उपस्थिति अत्यधिक शत्रुतापूर्ण नहीं थी, लेकिन ये हानिरहित भी नहीं लग रही थी। जैसे ही वो प्रेत आंगन का एक चक्कर लगा रहा था, उसके पारदर्शी पैर टूटी हुई टाइलों से कुछ इंच ऊपर तैर रहे थे। लियो ने देखा कि दीवारों के चारों ओर मौजूद दूषित माना ऊर्जा, जहां भी वह गुजरता था, थोड़ा पीछे हट जाता था, मानो उस प्राणी के मार्ग को दूषित करने से डर रहा हो। फिर ठीक 15 मिनट बाद वो प्रेत किले में लौट आया और उसके सीलबंद दरवाजों के पीछे गायब हो गया, जिससे आंगन एक बार फिर जीवन या गति से अछूता रह गया। लियो ने न तो पलकें झपकाई और न ही कुछ बोला, वो बस धुएं के निशान को देखता रहा, जो उस प्रेत के जाने के लगभग 1 घंटे बाद तक हवा में बना रहा और फिर धीरे धीरे महल की दीवारों में समा गया। 12 घंटे बाद, ठीक उसी समय जब लियो ने इस समय स्थिर दुनिया में सूर्यास्त का अनुमान लगाया था, वो प्रेत उसी बुझी हुई अगरबत्ती को हाथ में लिए हुए फिर से प्रकट हुआ और घड़ी की तरह आंगन का वही शांत परिक्रमा करने लगा। यह एक पुजारी है, लियो ने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए अनुष्ठानिक पैटर्न को समझने की कोशिश की, या फिर कोई अवशेष जो पुजारी का कर्तव्य निभा रहा है, अभी भी महल के मैदान में घूम रहा है और एक मृत देवता से प्रार्थना कर रहा है। जिस तरह से यह बिना किसी हिचकिचाहट या बदलाव के आगे बढ़ा, उससे प्रोग्रामिंग या पागलपन का संकेत मिलता है, लेकिन उससे निकलने वाली अपार ऊर्जा कुछ और ही बयां कर रही थी। क्योंकि दूर से भी लियो हर बार उस प्राणी के दीवार के उस हिस्से के पास से गुजरने पर दबाव में बदलाव महसूस कर सकता था, जिसके वो सबसे करीब था। हालांकि उसने उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा, फिर भी जब लियो ने पुजारी को पास से गुजरते देखा तो उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। पुजारी कम से कम एक सम्राट स्तर का प्राणी है, उससे निकलने वाला दबाव इतना प्रबल है कि वह महज एक अलौकिक प्रेत नहीं हो सकता। लियो ने मन ही मन यह निष्कर्ष निकाला, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि केंद्रीय भवन में प्रवेश करना कितना खतरनाक था, जहां पुजारी कथित तौर पर शेष 24 घंटे बिताने वाला था। हालांकि पहला दिन चौंकाने वाला था, लेकिन दूसरे दिन महल ने कुछ और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात उजागर की, कुछ ऐसा जिसने लियो के दिल को दहला दिया और उसकी अंतरात्मा पहले से कहीं ज्यादा जोर से चीखने लगी। ये तब शुरू हुआ जब दूषित जंगल के पश्चिमी किनारे से 4 जानवरों का एक समूह निकला। अपनी ऊंची जगह से लियो ने उन्हें ग्रैंडमास्टर स्तरीय ऐश वुल्फ के रूप में पहचाना। उनकी चांदी काली खाल अस्थिर माना से लहरा रही थी, क्योंकि वे जंगली कुत्तों की तरह दिख रहे थे जो शिकार के बजाय अपनी प्रवृत्ति का पीछा कर रहे थे। वे सावधानीपूर्वक आगे बढ़े, किले की दीवार के चारों ओर की सीमा को सूंघते हुए, फिर धीरे धीरे उसके चारों ओर तब तक घूमते रहे जब तक उन्हें लगभग 2 फीट चौड़ा और 4 फीट ऊंचा एक छोटा सा छेद नहीं मिल गया, जिसका उपयोग उन्होंने अंदर प्रवेश करने के लिए किया। अब शुरू हो गया, लियो ने सोचा, और वह घबराकर महल की दीवारों के भीतर से किसी भी तरह की घबराहट या अतिरंजित प्रतिक्रिया के संकेतों को देखने लगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगरबत्ती लिए पुजारी प्रकट नहीं हुआ, नहीं बैरक के अंदर मौजूद खतरे का एहसास हुआ, क्योंकि हालांकि भेड़िए आंगन की पत्थर की टाइलों के आसपास सूंघते रहे और बेपरवाह होकर घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर 10 मिनट तक खस्ताहाल आंगन में सूंघते और इधर उधर घूमते हुए, उस तरह के घमंडी अंदाज के साथ जो केवल जानवरों में ही होता है, भेड़िए धीमी गुर्राहट करते हुए उसी रास्ते से चले गए जिससे वे आए थे, जिससे लियो अनिश्चित हो गया कि महल के छिपे हुए खतरे को लेकर उसका डर बड़ा चढ़ाकर बताया गया था या वास्तविक था।
लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लगभग 1 घंटे बाद उत्तरी ढलान से एक और आकृति दिखाई दी। यह एक कवचधारी प्रेत था, जो अपनी आंखों में प्रतिशोध की भावना लिए हुए महल की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। कवचधारी प्रेत से एक अलौकिक स्तर के योद्धा की आभा निकल रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो सीधे केंद्रीय भवन की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि महल की सीमाओं में प्रवेश करने के बाद उसने सीधे उसी ओर रुख किया। अब शुरू करते हैं, लियो ने फिर सोचा। उसकी पकड़ अनजाने में ही खंजर पर कस गई, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि महल के अंदर छिपे खतरों की असली परीक्षा यही होगी। और यह बिल्कुल वैसा ही साबित हुआ, क्योंकि जैसे ही यह आम आंगन से होते हुए केंद्रीय भवन की ओर बढ़ा, बैरकों के अंदर का माहौल जीवंत हो उठा। चांदी के कवच में लिपटा एक भूत, लंबा और राजसी, एक अजीबोगरीब तलवार लिए हुए जो लगभग टूटे हुए ट्यूनिंग फोक की तरह दिखती थी, अलौकिक स्तर के चुनौती देने वाले के सामने प्रकट हुआ और फिर एक ही पल में खतरे को बेअसर कर दिया। धमाका, हवा में एक अजीब सा घुमाव आया, पत्थर चटक गया, आंगन के अंदर की रोशनी भी विकृत हो गई, मानो उस चांदी के योद्धा के चारों ओर केंद्रित एक ब्लैक होल में खींची चली गई हो। और बस इसी तरह महल पर हमला करने आया अलौकिक स्तर का प्रेत पराजित हो गया और हमेशा के लिए अस्तित्व से मिट गया। ये कैसा हमला था? लियो ने सदमे में फुसफुसाया। उसकी सांस गले में अटक गई थी, क्योंकि आंगन के अंदर की हर एक चीज, दीवार पर बैठा एक बदकिस्मत दूषित कौवा भी, 2 हिस्सों में कट गई थी। ये हमला महज एक साधारण हमला नहीं था, यह एक डोमेन था, एक ऐसा कत्लेआम का मैदान जो सटीकता से रचा गया था और जिसे एक ऐसे प्राणी ने अंजाम दिया था जो पूरी तरह से जागृत भी नहीं लग रहा था। लियो का मुंह सूख गया, क्योंकि इसके निहितार्थ उसके हाथ में मौजूद दूरबीन से भी अधिक भारी पड़ने लगे थे। ये सिर्फ एक महल नहीं है, ये स्वचालित राजशाही स्तर की सुरक्षा से लैस एक किला है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे ही उसने अपनी पीठ पेड़ के तने से टिकाई, दूरबीन को धीरे धीरे हटाते हुए। उसका दिमाग सदमे से चकरा रहा था। मैं उस जगह में घुसपैठ कैसे कर पाऊंगा? चोरी करना तो दूर की बात है, वो सोचने लगा, क्योंकि केंद्रीय इमारत के अंदर छिपे खतरों की तो बात ही छोड़िए, बाहर दिखाई देने वाले खतरे ही इस मिशन को शुरू करने लायक भी नहीं लग रहे थे। समय ठहर गया। संसार, कैसल ब्रावो की दीवारों के बाहर, लियो के दृष्टिकोण से। अगले 24 घंटों के दौरान लियो ने गंभीरता से विचार किया कि क्या इस मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना भी उचित था या नहीं। हालांकि वो खतरे के सामने डरने वाला आदमी नहीं था, फिर भी यह मिशन कुछ अलग ही था। उनका मानना था कि एक ऐसा मोड़ आता है जब हर योद्धा को खुद से यह सवाल पूछना पड़ता है कि क्या इनाम वाकई जोखिम के लायक है, और क्या सफलता की कोई संभावना भी है, या फिर वे भ्रम में जी रहे हैं और ऐसे सपनों के पीछे भाग रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बहुत लंबे समय बाद पहली बार लियो को अपने जवाब पर भरोसा नहीं था। वह अपनी जगह से सब कुछ देखता, इंतजार करता और दर्दनाक विस्तार से नोट करता रहा था। और हालांकि कुछ क्षण ऐसे भी थे जब महल शांत और निष्क्रिय प्रतीत होता था, उसके लिए यह भूलना असंभव था कि कैसे एक अलौकिक स्तर का प्रेत, जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था, चांदी के कवच वाले रक्षक के एक ही हमले से पूरी तरह से अस्तित्व से मिटा दिया गया था। इस सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले की किसी भी मिशन के लिए जान देना उचित नहीं है। लियो को लगा कि शायद यह एक ऐसा मिशन है जो उसकी वर्तमान क्षमताओं से परे है। लेकिन फिर संभावना की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। अपनी लंबी निगरानी के दौरान लियो ने बार बार एक बात पर ध्यान दिया कि कैसे ग्रैंडमास्टर स्तर के जानवर और प्रेत दीवारों के बीच घूमते रहते थे, लेकिन चांदी के कवच वाले रक्षक उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते थे। यहां तक कि जब जानवर केंद्रीय भवन के पास सूंघते हुए, उसके दरवाजों तक चलते हुए, या यहां तक कि जब वे आंगन में एक दूसरे पर चिल्लाते या हमला करते थे, तब भी बैरक के अंदर चांदी के कवच वाला भूत जरा भी नहीं हिलता था। एक बार नहीं, इससे उसे उम्मीद मिली। तो बस यही बात है। लियो ने अपनी आंखें सिकोड़ी। सुरक्षाकर्मी केवल संभावित खतरों के विरुद्ध ही कार्रवाई करते हैं, और एक निश्चित सीमा से नीचे का कोई भी खतरा नहीं होता। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह उन स्थितियों में से एक साबित हुई जहां बहुत कमजोर होना एक फायदा साबित हुआ। शायद इसलिए कि वह गार्ड के सामने तिलचिट्टे से भी कमजोर था। ऐसा लग रहा था कि गार्ड उससे ज्यादा उलझने में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। और अगर वास्तव में ऐसा ही हुआ, तो शायद, बस शायद, उसके पास अभी भी इस मिशन को पूरा करने का मौका हो सकता है। यह बहुत कम था, लेकिन यह उसे थोड़ी सी उम्मीद देने के लिए काफी था। इसलिए चौथे दिन पुजारी के सुबह के दौर के बाद केंद्रीय भवन के अंदर वापस जाने के तुरंत बाद लियो ने कैसल ब्रावो में प्रवेश करने का फैसला किया। इसे लूटना नहीं है, अभी तक नहीं, लेकिन एकमात्र ऐसी चीज की जांच करना जो यह निर्धारित कर सकती थी कि यह पूरा मिशन आत्महत्या था या बचाया जा सकता था। टेलीपोर्टेशन गेट, क्योंकि इसके काम न करने पर भागने की कोई योजना नहीं थी, और एक कारगर बचाव योजना के बिना कोई मिशन ही नहीं था।
पेड़ की शाखा से चुपचाप और सहजता से नीचे उतरते हुए लियो उस दीवार में बने छेद की ओर बढ़ा जिसका इस्तेमाल भेड़िए पहले करते थे। उसकी हर हरकत सोची समझी थी, उसकी सांसें नापी तुली और उथली थी, उसकी इंद्रियां इतनी तनावग्रस्त थी कि उसके जूतों के नीचे सड़ी हुई पत्तियों की हल्की सी चरमराहट भी कान बहरा कर देने वाली सुनाई देती थी। जैसे ही उसने सीमा पार करके कैसल ब्रावो के प्रांगण में कदम रखा, उसे तुरंत इसका एहसास हुआ। दबाव बदल गया। न केवल घुटन महसूस होने के कारण, बल्कि प्रकृति में भी ऐसा लग रहा था मानो अदृश्य आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हों। यहाँ दूषित माना ऊर्जा अधिक सघन थी, भारी, धीमी, मानो यह आध्यात्मिक क्षय में भीगी हुई हो और सहस्राब्दियों तक सड़ने के लिए छोड़ दी गई हो। हर कदम इच्छाशक्ति की परीक्षा थी। हाँ, शायद आज मेरा आखिरी दिन हो, लियो ने मन ही मन बुदबुदाया। जैसे ही वो नीचे झुका, एक हाथ से उसने अपने खंजर की मूठ नहीं छोड़ी, जबकि दूसरे हाथ से वह स्टॉर्मफ्लैश ट्रेवर्स के टेलीपोर्टेशन बिंदुओं का पता लगाकर निकटतम दीवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसने इसे अपने दिमाग में 3 बार अंकित कर लिया, और फिर अगर जरा सी भी हलचल होती तो वो पलक झपकते ही इस जगह से निकल जाता और पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसकी नसें तनाव से चीख रही थी, उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि उसकी आवाज आंगन में गूंज उठेगी, लेकिन किसी तरह कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। कोई पुजारी नहीं, कोई पहरेदार नहीं, बैरकों या केंद्रीय टावर से जागरूकता का कोई संकेत नहीं मिला। दर्द से कराहते हुए लियो टूटे फूटे आंगन को पार करता गया, मलबे के पीछे छिपता हुआ, ढह चुके मेहराबों के बीच से निकलता हुआ, दीवारों के करीब झुककर चलता रहा, और आखिरकार अंत में प्राचीन टेलीपोर्टेशन गेट नजर आ गया। यह एक भूली हुई धरोहर की तरह खड़ा था, आधा पत्थर और कालिक में दबा हुआ, कमजोर काय से ढका हुआ, जो हल्की हल्की ऊर्जा से स्पंदित हो रही थी। इसका गोलाकार ढांचा कई जगहों से फटा हुआ था, लेकिन अन्यथा बरकरार था। वो उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया, अपनी उंगलियों को बाहरी किनारे पर खुदे हुए प्रतीकों पर फेरते हुए सावधानीपूर्वक, लगभग श्रद्धापूर्ण भाव से मलबे को साफ करता रहा। चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या संसाधन उपलब्ध हैं। ये रून प्राचीन थे और पुराने समय के प्रतीकों से भरे हुए थे, जिनमें से कुछ मानक क्षरण के कारण पत्थर में ही समाहित हो गए थे। लेकिन गेट का मूल ढांचा, वह ढांचा जो निर्देशांक और परिवहन संरचना को निर्धारित करता था, अभी भी पहचानने योग्य था। लियो ने अपनी नोटबुक निकाली और जल्दी जल्दी कुछ लिखने लगा। उन्होंने केंद्रीय प्रतीक समूह का पता लगाया, उसने सम्मेलन में सीखी हुई टेलीपोर्टेशन की थ्योरी से इसकी तुलना की, और कई लंबे मिनटों के बाद उसने गहरी सांस छोड़ी। ये टूटा नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, बस निष्क्रिय पड़ा है। एक नए पावर कोर और सही भौगोलिक निर्देशांक डालने पर यह जंग लगी चीज शायद मुझे भी खत्म कर सकती है। आधार के पास स्थित माना ग्रहण करने वाला क्रिस्टल सदियों पहले टूटकर सूख गया था। निस्संदेह ये हजारों वर्षों की उपेक्षा का परिणाम था, लेकिन आंगन के नीचे अभी भी लेलाइन की नसें मौजूद थीं। वे धुंधली थीं, लेकिन मौजूद थीं। अगर वो इंटेक्ट क्रिस्टल को बदल सके तो, यदि वो पुरानी माना नसों को सुचारू कर सके और पुराने परिपथ को सक्रिय कर सके, तो पुराने माना कंडक्टर को ठीक कर सकता है। और अगर वो ये सब करने से पहले ही मारा नहीं गया होता तो शायद, बस शायद, मैं इसे आंगन के अंदर से ही सक्रिय कर सकता हूँ, गंतव्य निर्धारित कर सकता हूँ और सही समय पर वापस बाहर निकलने के लिए इसका उपयोग कर सकता हूँ। उसने आंगन में फिर से गड़बड़ी के संकेतों की तलाश करते हुए सोचा। उसके सीने में दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसे किले की दीवारों के भीतर बिल्कुल भी आराम महसूस नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि एक गलत सांस ही उसे महल में पूरी तरह निगल जाने के लिए काफी होगी। हालांकि एक बार फिर कोई खतरा पास नहीं आया। शायद कुछ उम्मीद हो, मुझे इस बारे में और ध्यान से सोचना होगा। लियो ने ये कहते हुए महल से तेजी से बाहर निकला और पेड़ की चोटी पर स्थित अपने सुविधाजनक स्थान पर लौट आया ताकि वो अपने विचारों को एकत्रित कर सके। ये योजना निस्संदेह बेहद खतरनाक थी, और इसके लिए उसे आने वाले दिनों में नियमित रूप से अपने सुविधाजनक स्थान को छोड़कर टेलीपोर्टेशन तंत्र की मरम्मत करनी पड़ती। हालांकि ये संभव था। सैद्धांतिक रूप से वो अगले विमान के आने से पहले इसे ठीक कर सकता था, और अगर बाकी सब कुछ ठीक रहा तो इसका इस्तेमाल भागने के लिए कर सकता था। मैं क्या करूं? क्या मैं इस मिशन पर जाऊं या अपनी जान बचाकर यहां से निकल जाऊं? लियो ने अपने गीले बालों में हाथ फेरते हुए फुसफुसाया और महसूस किया कि पसीने की एक बूंद उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे लुढ़क रही है। वो जानता था कि इस मिशन को अंजाम देने के खतरे बहुत अधिक थे। हालांकि संभावित पुरस्कार उसके परिवार के साथ फिर से मिल पाने से जुड़े होने के कारण इतनी दूर आने के बाद वापस लौटने का विचार उसके मन में कड़वाहट भर देता था। धिक्कार है, उसने गुस्से में जबड़े भींचते हुए कहा, जब उसने महल की ओर देखा और फिर आकाश की ओर देखा, क्योंकि भूरे बादलों के बीच उसके परिवार के सदस्यों के चेहरे दिखाई देने लगे थे। उसका शरीर कांप रहा था,
न केवल भय से बल्कि लालसा से भी, बहुत लंबे समय तक खो जाने के दर्द से। अपने विवेक के विपरीत उसने एक भावनात्मक निर्णय लेने की ओर रुख किया। मैं इतनी दूर तक यूं ही जाने के लिए नहीं आया हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी फुसफुसाहट सरसराहट से भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैंने द बॉस के रूप में असंभव को संभव कर दिखाने का नाम कमाया। अब देखते हैं कि क्या मैं कभी इसके लायक था भी या नहीं।